तो हेड ऑफ पीएमओ, देखिए पहले तो पीएमओ को समझ लेते हैं कि काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है पीएमओ को, वो कब कंफ्यूज करते हैं कि ये रोल है पीएमओ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, या पीस आप ना कुछ किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, प्रोग्राम के लिए भी यूज़ होता है, पोर्टफोलियो के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, जिस तरह आप प्रोग्रामर हो या समथिंग। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अब इससे इन लोगों का काम क्या होता है? इन लोगों का काम ये होता है कि बेसिकली प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को और असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ अटैच कर देंगे या प्रोग्राम मैनेजर के साथ अटैच कर देंगे कि भाई आप उनसे सीखें और उनको हेल्प आउट करें। पीपल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में या इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी पीपल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। पीपल स्किल इन अ सेंस क्या कह रहे हो? पीपल स्किल इन अ सेंस कि कि लास्ट टाइम हमने जब डिस्कशन की थी तो उसमें हमने कहा था कि यार अगर आप पाकिस्तान में ग्रेजुएशन करते हो तो उसके बाद आप वहीं पे एक्सपीरियंस लो। ठीक है, ये भी बात प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर उनको ऐसा कोई रोल नहीं मिल रहा, ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोग्रामर ही नजर आएंगे इन अ सेंस। ठीक है, अगर आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब नहीं मिल रही है, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब तो मिल जाएगी, आपको असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब तो मिल जाएगी ना। ठीक है, और आपको अगर पेड जॉब नहीं मिल रही तो आप इंटर्नशिप कर लेना। एक्सपीरियंस लेने के देखिए बहुत तरीके होते हैं। बिशारत अजीज, हेड ऑफ पीएमओ, सीनियर प्रोग्राम लीड्स एंड अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, थैंक यू सो मच कमिंग टू माय पॉडकास्ट अगेन। जज़ाकल्लाह खैर, मुझे सेकंड टाइम इनवाइट करने के लिए। अच्छा, पहली जो पॉडकास्ट थी उसके अंदर हमने कन्वर्सेशन की थी कि हम कैसे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, स्पेसिफिकली इन आईटी इंडस्ट्री, और हमने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उसके अंदर डिस्कशन की थी। जी, आज हम आप बात करेंगे आपके ऊपर। ठीक है, आपका जो एक्सपीरियंस है 26 ईयर का एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड के अंदर, और अभी आप एज अ हेड ऑफ पीएमओ है जी, वेल नोन कंपनी के साथ। सो गो हेड टू यू, शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अपना दे दें, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है सच उनको पता चल जाए, फिर हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे आपके करियर के ऊपर। ठीक है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन ये कि I'm father of 3 wonderful kids, and I have a lovely and caring wife, alhamdulillah. 2 फेजेस में है मेरा करियर, जॉब करियर। स्टार्ट मैंने पाकिस्तान से लिया था, कुछ पार्ट मैंने पाकिस्तान में काम किया तकरीबन 5 साल, 3 ऑर्गेनाइजेशंस में इनफैक्ट। उसके बाद मैं सऊदी अरेबिया मूव हो गया। सऊदी अरेबिया का भी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। पहला हिस्सा तकरीबन 10 साल पे मुश्तमिल है, वो टेक्निकल वर्क मैं करता रहा ऑल इन आईटी, और सेकंड पार्ट जो था वो मेरा, फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ मूव किया। तो लास्ट 15 ईयर्स जो है मेरे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, जिसमें आप प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो हम डिस्कस करेंगे। इनमें सब में क्या फ़र्क है, पीएमओ का भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो वो हिस्सा मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। तो जब से लेके अब तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपका करंट रोल क्या है, मतलब कि आप क्या काम कर रहे हैं? तो अभी करंट रोल में एक फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन, वेंचर बिल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग जो है बेसिकली वेंचर्स कहते हैं स्टार्टअप्स को, तो हम मार्केट में सऊदी स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, क्या आपका क्या स्टार्टअप है, अगर आपका आइडिया हमारे स्ट्रैटेजी से अलाइन करता है तो हमारा कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया की बेस पे हम आपको एवेल्युएट करते हैं। अगर आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो फिर हम आपको ना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, बल्कि हम आपको पूरा गाइड करते हैं, मेंटरशिप करते हैं, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं आइडिया से लेके लॉन्च तक। ठीक है। अच्छा, मुझे रिसेंटली पता चला है कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कोई आइडिया है या मेरी कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लॉन्च करना चाहता हूँ तो उसकी बेस पे मैं पीआर भी ले सकता हूँ और गवर्नमेंट मुझे फंड भी करती है, इज इट करेक्ट? हाँ, ये देखिए 2 चीज़ें आपने मिक्स कर दी इसमें। एक तो आपकी अगर कंपनी वहाँ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ठीक है, आप उस कंपनी की यहाँ पे ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं, आपको दूसरी कंपनी खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप वो कंपनी खोलेंगे, लेकिन वो एक डिफरेंट पाथ है, आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसमें फंडिंग वगैरह सब आपकी है, ठीक है। दूसरा ये है कि आप कोई प्रोडक्ट या अपनी कंपनी यहाँ लॉन्च करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको फंडिंग चाहिए, तो वो एक डिफरेंट पाथ हो जाता है। वो फंडिंग के लिए फिर आपको जिस भी वेंचर बिल्डर के पास जाएंगे या जिस स्पॉन्सर के पास जाएंगे जो आपको फंडिंग दे रहा है, हर स्पॉन्सर का, हर वेंचर बिल्डर का एक अपना क्राइटेरिया होता है, ठीक है, आपको वो क्राइटेरिया मीट करना है।
चलिए ठीक है, आप अपने क्राइटेरिया बताएं, यानी जी कि फॉर एग्जांपल समझ में देखें आता जैसे हमारी कंपनी का उसका क्या क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि हम जो सिर्फ फिनटेक डोमेन में ऑपरेट करते हैं। ठीक तो है। जो आपका आइडिया या जो आपकी प्रोडक्ट है या जो भी कंपनी है वो फिनटेक से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो किसी और जैसे रिटेल सेक्टर में हो गई या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो गई, मेडिकल सेक्टर में हो गई, तो हम आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे। ठीक है। और उसके लिए दूसरे वेंचर बिल्डर्स हैं, ठीक है, हम नहीं करते। दूसरी चीज़ जो हमारा क्राइटेरिया वो है कि सऊदी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। और तीसरा क्राइटेरिया ये कि आपका जो है वो ओनरशिप जो है वो 50% या उससे ज़्यादा सऊदी ओनरशिप होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप हमसे फंडिंग लेना चाहते हैं तो आपको एक पार्टनर करना पड़ेगा जिसके पास आपकी 51% ओनरशिप हो, 49% ओनरशिप आप रख सकते हैं, तो फिर हम एंटरटेन कर सकते हैं। ये हम बड़ा बेसिक सा क्राइटेरिया है। उसके बाद हमारे जो है वो हमारा AI पावर्ड सिस्टम है पूरा वैल्यूएशन का, उसमें हमारे थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स हैं। राइट। तो वो आप जब हमें अपना आइडिया पिच करते हैं, हमारी वेबसाइट पे है, मैं वेबसाइट बता सकता हूँ 1957ventures.com। आप उस वेबसाइट पे जाएं, आप अपना फिल इन करें कि अप्लाई फॉर फंडिंग, पूरा एक सेक्शन है, आप वो फिल करें तो हमारा AI पावर्ड इंजन है वो आपको उस क्राइटेरिया के बेस पे रैंक करके स्कोर देता है। राइट। तो फिर हम जो है फिर हमारे पास जब एप्लीकेशन आती है हम उसका स्कोर और उसकी रैंकिंग और उसकी समरी देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें इस कंपनी के साथ बात करनी है नहीं। ठीक है। तो ये मोर और लेस सारे वेंचर बिल्डर्स का इस तरह का ही क्राइटेरिया होता है। कुछ उनकी कैटेगरीज होती हैं, कुछ उनकी पैरामीटर्स होते हैं। फिर उसके बाद फिर आपसे फिर डायलॉग होगा, फिर डिस्कशन होगी, आपको हम बुलाएंगे, आप हमें अपना आइडिया मजीद डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, हमें आप अपनी रेवेन्यू प्रोजेक्शन बताएंगे। वो एक प्रोसेस है पूरा। तो अगर फिर वो सब चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी तो फिर हम आपकी फंडिंग आस्क अपने बोर्ड को प्रेजेंट करेंगे, हमारा बोर्ड वो अप्रूव कर देगा तो फिर हम आपको एक वन गो में कोई भी आपको फंडिंग नहीं देता। ठीक है। आपको फंडिंग मिलेगी बैचेस में। तो आपको टारगेट दे दिया जाएगा कि भाई आप कम से कम ये अचीव करो तो हम आपको फर्स्ट बैच ऑफ फंडिंग देंगे, फिर सेकंड टारगेट, फिर थर्ड टारगेट, इस तरह से। जिस तरह प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गई तो हम आप कहेंगे UAT तक प्रोडक्ट को लेके जाओ तो हम आपको फर्स्ट बैच दे देंगे। ठीक है। प्रोडक्ट अपने मार्केट में लॉन्च कर दी तो हम आपको सेकंड बैच दे देंगे, फिर 1000 कस्टमर अचीव कर लिए तो हम आपको थर्ड बैच दे देंगे, इस तरह से। ठीक है। जी, इसको ट्रेंच फंडिंग कहते हैं। यानी कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर आपने बहुत हाई लेवल फंडिंग की हो, कितनी हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं? है कोई $1 मिलियन में? नहीं, ये अमाउंट डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं। अच्छा, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल है जी। अच्छा, एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे डिफरेंस बता दें पोर्टफोलियो, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कितना? अच्छा, उससे पहले मैं आपको PMO के बारे में बता दूं। चलें, PMO। अच्छा, आपकी वैसे भी हेड पोजीशन अगर मैं बात करूं, लास्ट कंपनी और दिस कंपनी, आप एज अ PMO हेड है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करें। जी। तो हेड ऑफ PMO, देखिए पहले तो PMO को समझ लेते हैं कि काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। PMO को वो कब कंफ्यूज करते हैं कि ये रोल है PMO, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, या पीस आप ना कुछ किसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ हो सकता है, प्रोग्राम के लिए भी यूज़ हो सकता है, पोर्टफोलियो के लिए भी यूज़ हो सकता है। राइट। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये PMO का फुल फॉर्म है। अब PMO में बहुत सारे PMOs आते हैं। एग्जीक्यूटिव PMO आ गया, एंटरप्राइज PMO आ गया, और भी इस तरह से डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिस है। आप समझ लें XMO, आप X की जगह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, M मैनेजमेंट ऑफिस। तो ये जो है नाम, ये एक डिपार्टमेंट का नाम होता है। राइट। जिस तरह हम फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, PMO इज नॉट एन इंडिविजुअल, इट्स अ डिपार्टमेंट नेम। ठीक है। तो अब सारे डिपार्टमेंट का नाम है तो उसका कोई ना कोई हेड होगा और उसके अंदर कुछ लोग काम करते होंगे। तो फिर इस तरह से मेरा जो टाइटल है वो हेड ऑफ PMO मीन्स कि मैं जो PMO डिपार्टमेंट है उसका हेड हूँ। ठीक है। तो ये PMO इट्स अ डिपार्टमेंट, नॉट अ इंडिविजुअल जॉब टाइटल। हेड ऑफ PMO इज अ जॉब टाइटल, क्योंकि अब हेड आपने ऐड कर दिया ना, हेड ऑफ PMO। तो PMO आई थिंक क्लियर हो गया। अच्छा, एक रोल है जो इससे मिलता जुलता है, उसकी वजह से भी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। ओके। उसका भी शॉर्ट फॉर्म PMO बनता है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से भी कंफ्यूजन होती है लोगों में। तो वो इंडिविजुअल का रोल है। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, वो सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को हैंडल कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हैंडल कर रहा है। लेकिन अब ज्यादातर कंपनीज उस रोल को नहीं यूज करती क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। राइट। कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर भी PMO शॉर्ट फॉर्म बनती है और PMO डिपार्टमेंट का भी शॉर्ट फॉर्म PMO बनती है। तो अब आ जाते हैं कि प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो क्या है। देखिए, हर इंडस्ट्री में जो कोई भी प्रोफेशन होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन है। राइट। अब उस प्रोफेशन में आपकी लेयर्स हैं।
ठीक है। तो आप जब एंट्री लेवल पे होते हो, जब आप इंटर होते हो, तो आपका जॉब टाइटल होगा प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का, ठीक है, या आपका जॉब टाइटल होगा असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर का, ठीक है। यानी आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, फ्रेश हो, आपने अभी ग्रेजुएशन किया है या मास्टर्स किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, जिस तरह आप प्रोग्रामर हो या समथिंग। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। वो तो आप गेन करेंगे। तो एंट्री लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस प्रोफेशन में एंट्री लेवल जो जॉब टाइटल्स है वो ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे या असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे, ठीक है। ये पहला एंट्री लेवल जॉब टाइटल आपको मिल जाएगा। अब इससे इन लोगों का काम क्या होता है? इन लोगों का काम ये होता है कि बेसिकली प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर को और असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ अटैच कर देंगे या प्रोग्राम मैनेजर के साथ अटैच कर देंगे कि भाई आप उनसे सीखें और उनको हेल्प आउट करें। राइट। तो फिर प्रोजेक्ट जिसको भी वो रिपोर्ट करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर को या प्रोग्राम मैनेजर को, तो वो फिर अपने वर्कलोड में से कुछ काम डिवाइड करके इनको दे देगा। राइट। तो उससे क्या होगा, उसकी हेल्प हो जाती है कि उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है। इनका क्या फ़ायदा होता है कि इनको ऑन द जॉब लर्निंग मिल रही होती है, ठीक है। तो वो दोनों के बेनिफिट में है। तो ये एंट्री लेवल टाइटल हो गए। फिर आप जब 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, सीख लेते हैं, पहले मैं टाइटल बताऊंगा, फिर मैं आपको सर्टिफिकेशन उसके साथ मैच करूंगा। राइट। तो जब आप थोड़ा एंट्री लेवल से आगे चले गए, आप फर्ज करिए 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो अब आप ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं कि भाई काइंडली प्रमोट मी, आप 3 इयर्स एक्सपीरियंस, तो आप फिर प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर आप इसी टाइटल पे भी रुक सकते हैं, ठीक है, और चाहे जितने साल का भी एक्सपीरियंस हो, अब सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैंडल कर ले तो आपका टाइटल प्रोजेक्ट मैनेजर ही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर ही रहता है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो करता क्या है? ओके, देखिए, पहले तो ये समझ लें कि ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन है ना, ये हर इंडस्ट्री में है। ठीक है। ठीक है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक जॉब नहीं है। ठीक है। ठीक है, जिस तरह कुछ जॉब्स होती है वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है, ठीक है। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक जॉब नहीं है। आप प्रोजेक्ट मैनेजर कंस्ट्रक्शन में भी हो सकते हैं, आईटी में भी हो सकते हैं, टेलीकॉम में भी हो सकते हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है कि जो आप किसी आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो वो देखते हैं आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपने आईटी प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हो तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है दूसरों पे। राइट। बाकी नॉलेज के से रिलेटेड या जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है वो सब सेम यूज होती है, ठीक है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर वही डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, वही एक्टिविटीज करेगा जो कंस्ट्रक्शन वाला कर रहा है, जो आईटी वाला कर रहा है। ठीक है। अब आपका क्या क्वेश्चन था कि प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन काम क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजर का मेन काम है कि उसने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। अब दो इसमें कैटेगरीज होती हैं। पहली, आपका ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया अपने इंटरनल किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, बल्कि 3 कैटेगरीज कह लें। दूसरी कैटेगरी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हायर किया है लेकिन प्रोजेक्ट आपको किसी कस्टमर के पास करना है, ठीक है। तीसरी कैटेगरी क्या है कि दोनों का मिक्सचर है, कुछ आपकी टीम मेंबर होगी, कुछ आपके प्रोजेक्ट का पार्ट होगा आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ पार्ट आपका क्लाइंट के पास होगा, ठीक है। तो ये 3 किस्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब कोई भी प्रोजेक्ट है किसी भी किस्म का, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम ये है कि उसको पहले तो रिक्वायरमेंट को समझना है कि भाई मुझे अच्छा, आपको ये क्लियर है प्रोजेक्ट क्या होता है? बिल्कुल, ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है इन अ सेंस के प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्लियर आपको? अब मेरा जो अंदर का जो टीचर है ना वो जरा सामने आ रहा है। चलिए आप एक्सप्लेन करें। ओके, देखिए, कोई भी, हम चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे हम प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे हम इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हो चाहे हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम कर रहे हो, उसको हम 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है। एक कैटेगरी होगी प्रोजेक्ट, एक कैटेगरी होगी ऑपरेशंस। ठीक है। अब मैं आपको दोनों से एग्जांपल देता हूं ताकि आपको भी और आपके ऑडियंस को भी क्लियर हो जाए। मैं पर्सनल लाइफ से एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले, ठीक है। पर्सनल लाइफ की मेरी एग्जांपल क्या है कि मैं डेली मुझे ऑफिस जाना है, ठीक है, तो मेरी पूरी एक साइकिल चलती है कि मैं सुबह उठता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, ऑफिस आता हूँ, काम करता हूँ, नमाज़ें पढ़ता हूँ, जो भी है, ऑफिस का टाइम ख़त्म करके घर वापस आ जाता हूँ। एक साइकिल चल रही है, कंटिन्यूस साइकिल। ये एग्जाम्पल है ऑपरेशंस की। सही, कि ये मुझे साइकिल चलानी है अपने आपको मेंटेन करने के लिए, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है। अब प्रोजेक्ट की एग्जाम्पल क्या है? अब मेरे बच्चे जब हुए, पहला बेटी हुई, फिर बेटा, अब मुझे उनके लिए एक रूम चाहिए था, सेपरेट रूम। पहले तो हमारे साथ ही अटैच था, फिर मैंने कहा सेपरेट रूम, फिर मुझे लगा कि इनके रूम में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। फिर उस रूम की जो प्लानिंग थी और जो डिज़ाइन था उसको मैंने एज अ प्रोजेक्ट हैंडल किया।
फिर मैंने डिसाइड किया कि रूम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। क्यों? वो एंडलेस लूप नहीं चल रही। वो मैंने रूम डिज़ाइन कर दिया, बच्चे उसमें शिफ्ट हो गए, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया? Right. ऑपरेशन Operations को एक कंटिन्यूस जो चीज़ चलती रहती है उसको ऑपरेशंस कहते हैं। Right. जो चीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसका कोई स्टार्ट है, जिसका कोई एंड है, और जब आप वो चीज़ खत्म करते हैं तो आपके पास कोई आउटपुट, कोई रिजल्ट आता है। Right. ये चीज़ प्रोजेक्ट कहती है। Okay. तो आप बस ये देखिए कि जो चीज़ भी आप कर रहे हैं इन दोनों में किस डेफिनेशन पे पूरी उतर रही है। Right. तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आप ऑपरेशन काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का भी ऐसे ही है। ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल लें। ऑर्गेनाइजेशन की कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए नेसेसरी होती है, वो करनी ही करनी है आपने। राइट। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने आपके हर महीने सैलरी प्रोसेस करनी है। बिल्कुल। ठीक है, वो ऑपरेशनल वर्क है। अब प्रोजेक्ट वर्क क्या है? अब आईटी में आपका ऑन प्रेम डाटा सेंटर है। ठीक है, अब नई टेक्नोलॉजी, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी आ गई, चीप भी है, मोर एफिशिएंट भी है, अप टाइम भी ज़्यादा है, फास्ट भी है, रिलायबल भी है। अब आपने कहा कि अपने आईटी डिपार्टमेंट के हेड को कि भाई हमारा डाटा सेंटर क्लाउड में मूव कर दो। अब ये क्या है? ये एक प्रोजेक्ट है। हाँ, उसको मेंटेन करना वो ऑपरेशन काम है। राइट। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से ना इसका फर्क प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस का। ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या ओरिजिनल क्वेश्चन? रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है बेसिकली, मैंने प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो एक्सप्लेन नहीं किया है। नहीं, अभी नहीं, ये उसके बाद जाएंगे। उसके बाद ठीक है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी सेम रहती है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट हैंडल करता है, जो प्रोग्राम मैनेजर वो प्रोग्राम हैंडल करता है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो पोर्टफोलियोज हैंडल करता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम क्या है कि उसको रिक्वायरमेंट समझनी है। चाहे तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, चाहे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, चाहे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट समझ के उसको डॉक्यूमेंट करके फिर वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मतलब कि वो बनाता है, या टूल्स? डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें आप जिस पैटर्न को इसमें देखिए मेथोडोलॉजीज होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ना। डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, आप कौन सी मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं उस पर मैटर करता है कि आप किस डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे। फिर किस स्कूल ऑफ थॉट से आप चल रहे हैं। जैसा मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में बताया था, दो बहुत फेमस स्कूल ऑफ थॉट है। एक पीएमआई का स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, और एक जो है वो एक्सेलोस का और पीपल सर्ट का स्कूल ऑफ थॉट है। तो इन दोनों में से आपको चूज करना है आप कौन सा स्कूल ऑफ थॉट चूज करते हैं। उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट्स वही रहते हैं। ठीक है, मेन आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं तो एक प्रोजेक्ट चार्टर बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। बेसिक क्योंकि मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस पीएमआई से हूँ, सर्टिफिकेशन मेरे पास पीएमआई की, तो मैं एग्जांपल्स आपको पीएमआई की दूंगा। तो प्रोजेक्ट चार्टर एक बेसलाइन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप की एलिमेंट्स मेंशन करते हैं प्रोजेक्ट के, कि भाई प्रोजेक्ट की क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका हाई लेवल स्कोप क्या है, इसकी हाई लेवल टाइमलाइन क्या है, हाई लेवल बजट क्या है, हाई लेवल रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, इसमें क्या यूज़ होंगे, और कस्टमर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम क्या करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा। राइट। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीज़ें प्रोजेक्ट चार्टर में लिखी जाती हैं और फिर ये साइन करवाया जाता है जो भी प्रोजेक्ट का स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर कौन होता है? स्पॉन्सर डिफरेंट लोग हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल दूँ तो स्पॉन्सर वो है जो आपके प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, यानी फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी जो आपको बजट दे रहा है, जो आपको लोग अप्रूव करके दे रहा है आपके प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, वो आपका प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है। ठीक है, तो आप उसकी अलाइनमेंट से चलते हैं पूरे प्रोजेक्ट में। तो आपको उसी से रिक्वायरमेंट समझनी है कि क्या रिक्वायरमेंट है और उसी से आपने एक्सेप्टेंस लेनी है अगर आप उसको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप किसी और को डिलीवर कर रहे हैं तो वो आपका क्लाइंट या कस्टमर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इन अ सेंस कभी आपके साथ ऐसे हुआ, क्योंकि आपने काफ़ी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया, और कभी हुआ हो कि डेडलाइन मीट ही नहीं कर रही, या बजट मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? उसके लिए होती है चेंज मैनेजमेंट। ठीक है जी, देखिए अब तो हमें पता है कि इतने प्रोजेक्ट्स हो गए दुनिया में, तो कॉमन कॉजेज हमें पता चल गए हैं। ठीक है, तो आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस, तो आपको ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो मोस्टली क्या चीज़ें प्रोजेक्ट में गलत हो सकती हैं? स्कोप आपने डिफाइन किया, अब कस्टमर उस स्कोप में कुछ और चीज़ें ऐड कर रहा है, तो आपका स्कोप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो ये एक चीज़ एग्जांपल आ गई चेंज की। दूसरा, टाइम आपका 3 मंथ्स का टाइम था लेकिन आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करते करते 4 मंथ्स हो गए, ये एक और चेंज आ गई। ठीक है, कॉस्ट आपका प्रोजेक्ट का बजट था 100,000 रियाल्स, अब आपने ऑलमोस्ट 120,000 खर्च कर दिए, अब प्रोजेक्ट आपका क्लोजर के करीब है। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट में, इसलिए मैंने कहा ना इनिशियली प्रोजेक्ट मैनेजर ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके साइन ऑफ ले लेता है। ठीक है, ताकि फिर इसमें
फिर प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मेक श्योर करे कि जो चीज़ें साइंड ऑफ है वही डिलीवर हो, ठीक है। अगर तो कस्टमर या क्लाइंट या जिसको भी प्रोजेक्ट डिलीवर करना है वो उसमें कुछ चेंजेस करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि फिर वो एक CR रेज करता है जिसको कहते हैं चेंज रिक्वेस्ट। ओके। वो क्या करती है कि प्रोजेक्ट मैनेजर ये एसेस करता है कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। ओके। तो फर्ज करें कस्टमर ने कहा कि भाई मुझे ये पेन बनवाना है आपसे, ठीक है। तो कस्टमर ने आपको रिक्वायरमेंट दे दी, आपने उसी हिसाब से रिक्वायरमेंट ले ली, आपने उसी हिसाब से प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया। कस्टमर ने इन मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अपनी चेंज कर दी कि भाई मुझे प्लास्टिक का पेन नहीं चाहिए कि लो क्वालिटी लगता, मुझे मेटल का पेन चाहिए। अब ये तो बहुत मेजर रिक्वायरमेंट चेंज हो गई ना, प्लास्टिक से मेटल में आ गए आप, ठीक है। अब मेरा काम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैं असेस करूंगा कि भाई ये चेंज करने से के लिए प्लास्टिक टू मेटल कौन कौन से पैरामीटर चेंज, बाकी चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे क्या रिसोर्सेज और चाहिए, मुझे कितने पैसे और चाहिए, मुझे क्या करना, वो सारी चीज़ें मैं फिर एक चेंज रिक्वेस्ट में डॉक्यूमेंट करूंगा। फिर मैं दोबारा स्पॉन्सर को और जो भी कस्टमर है उसको मैं कहूँगा प्लीज़ को साइन करें, उसके हिसाब से मैं बाकी सारी चीज़ें एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, चूंकि हम सऊदी अरेबिया की मार्केट के अंदर हैं तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको अरेबिक में करनी पड़ती है या इंग्लिश में? मैं तो इंग्लिश में ही करता हूँ लेकिन अरबिक में भी होती है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। नॉर्मली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जो है वो अरबिक ज़्यादा चलती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में भी अब डुअल डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। ठीक है। जिस तरह आपने कॉन्ट्रैक्ट देखा होगा आपका जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है इंग्लिश और अरबिक दोनों है, तो इस तरह अब डुअल डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती। फिर अब ऑथराइज ट्रांसलेशन कंपनीज हैं तो आपके पास कोई इंग्लिश डॉक्यूमेंट है आप उसको अरबिक करवा सकते हैं, अरबिक है तो आप उसको इंग्लिश करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने अभी बात किया तो GCC में मैं स्पेसिफिकली PMI इंस्टीट्यूट पे ही फोकस करूं अगर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीखना है तो। जी ठीक है। उसकी सर्टिफिकेशंस करूं या जो भी मैंने अपना स्टार्ट करना है वहीं से स्टार्ट करूं। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अब करते हैं साइड पे, अब प्रोग्राम मैनेजमेंट में आते हैं। प्रोग्राम मैनेजमेंट में क्या होता है? ठीक है। प्रोजेक्ट्स आपको क्लियर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्लियर है, सर्टिफिकेशंस मैंने आपको बता दी, ठीक है। पिछली पॉडकास्ट में बताइए PMI की तरफ से सर्टिफिकेशन है PMP के नाम से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोग्राम की तरफ आते हैं तो प्रोग्राम क्या है, सिंपल लैंग्वेज में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अगर आपके पास हैं और वो आप आपस में रिलेटेड हैं, इसको हम कहेंगे प्रोग्राम। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 या 3 प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं तो आप उसको कह दें कि मैं एक प्रोग्राम हैंडल कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप कह सकते हैं कि ओके मैं 5 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ, इसमें ये 2 आपस में रिलेटेड है तो मैं इनको एक प्रोग्राम कह सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए फिर कुछ रिक्वायरमेंट है वो आपको सेटिस्फाई करनी है कि आप प्रोग्राम हैंडल कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर नॉलेज होनी चाहिए, उसको फिर आप एज अ प्रोग्राम ट्रीट करें, ठीक है। उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है फिर। अच्छा, एग्जाम्पल, मैं हर चीज़ एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करता हूँ। तो प्रोग्राम की बहुत अच्छी एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ वो ये है कि डाटा सेंटर प्रोजेक्ट है आपके पास, ठीक है। आपने एक डाटा सेंटर बिल्ड करना है तो आपने फ्लोरिंग करवानी है, ठीक है। आपने रैक्स सेटअप करवाना है, उसमें आपने सर्वर्स लगवाना है, फिर उसमें आपने फॉल्स सीलिंग करनी है, आपका UPS का सेटअप है। अब ये सारी चीज़ें आप उसमें कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक एस्पेक्ट है, ठीक है। अब आपने एक लाइसेंस भी लेना है डाटा सेंटर का ना, लाइसेंस भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से लेना है, प्लस आपने बैंडविड्थ के लिए कोई ना कोई आपने इंटरनेट की लाइन भी लेनी है। अब आप ये सारी चीज़ें करनी तो आपने एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप इसको एज अ प्रोग्राम ले सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कि भाई फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स का एक प्रोजेक्ट हो गया, जो सिविल वर्क है उसका आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया, जो रैक्स हैं और सर्वर इंस्टॉलेशन हैं उनका एक प्रोजेक्ट कर लिया, केबलिंग का अलग प्रोजेक्ट कर लिया। इन सबको कंबाइन करके आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं कि मैं एक डाटा सेंटर इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। तो नॉर्मली क्या होता है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो 5 साल प्लस एक्सपीरियंस हो जाता है उसका प्रोजेक्ट्स करते करते, और अगर उसने प्रोग्राम हैंडल करना शुरू कर दिए हैं तो फिर ये आपका एक काइंड ऑफ प्रमोशन होता है PMO के अंडर, कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपने 3 साल 5 साल 10 15 20 प्रोजेक्ट्स किए हैं, कुछ आपने प्रोग्राम भी हैंडल करना शुरू कर दिए, तो कम से कम 3 से 5 प्रोग्राम आपने हैंडल कर लिए, एंड टू एंड कंप्लीट कर लिए, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को कह सकते हैं कि काइंडली प्रमोट मी टू अ प्रोग्राम मैनेजर। अच्छा, प्रमोशन के साथ सिर्फ टाइटल चेंज नहीं होता, प्रमोशन के साथ आपके बेनिफिट्स भी आते हैं, ठीक है। बेनिफिट में क्या है, फाइनेंशियल बेनिफिट तो है ही, फिर टाइटल भी आपका इंप्रूव हो गया। अच्छा, सर्टिफिकेशन भी डिफरेंट हो जाती है। PMI की सर्टिफिकेशन है PGMP, प्रोग्राम मैनेजमेंट प्रोफेशनल, वो डिफरेंट बुक है, उसके लिए डिफरेंट एग्जाम है, ठीक है।
फिर प्रोग्राम मैनेजर को फिर रिपोर्टिंग के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी मिल जाते हैं बाज़ औक़ात। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है और आपका प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है तो फिर आप क्या करते हैं कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर करते हैं। जिस तरह रियाद मेट्रो की आप एग्जांपल ले लें, अगर रियाद मेट्रो को मैं एज अ प्रोग्राम लूँगा तो मैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं ऑर्गेनाइजेशन से कहूँगा मुझे 6 प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, क्योंकि 6 लाइन्स है ना, हर लाइन का मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर असाइन कर दूंगा। ठीक है। अब वो अपनी लाइन का प्रोजेक्ट्स देखेंगे और मैं उनको एज अ प्रोग्राम मैनेजर टॉप से ऑब्जर्व करूँगा। राइट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम मैनेजमेंट है। ठीक है। इसकी फिर थर्ड लेयर आती है, टॉप लेयर जो है वो क्या है, वो पोर्टफोलियो मैनेजर है। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजर क्या है, पोर्टफोलियो को समझ लेते हैं। पोर्टफोलियो क्या चीज़ है? पोर्टफोलियो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड सम अदर वर्क। ठीक है, अभी सम अदर वर्क, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम तो आपको क्लियर है। सम अदर वर्क क्या? अभी ये सम अदर वर्क जो है वो ऑपरेशंस भी हो सकती है। ठीक है, और सम अदर वर्क जो है वो, जिसका मैंने आपको कहा, कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो भी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट है, बाज़ औक़ात किसी पोर्टफोलियो के लिए आपको कोई ऑडिट पास करना होता है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया सीआर और पीआर का, आपको ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करनी है तो आप उसके लिए सीआर, तो वो सारे काम आप अदर वर्क में डाल देते हैं। तो ये सारा एक बन जाता है पोर्टफोलियो। अब उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जिस तरह मैं एक पिछली ऑर्गेनाइजेशन में 3 कंट्रीज मैनेज कर रहा था अपने पीएमओ में, तो मैंने क्या किया कि मैं हर कंट्री को एज अ पोर्टफोलियो ट्रीट कर रहा था। कि अब जो उस कंट्री के अंदर प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स और जो भी हमें काम करना है वो सारा एक पोर्टफोलियो बना दिया मैंने। तो मेरा प्लान ये था कि मैं उस स्टेज तक मैं पहुंचा नहीं कि मैं हर कंट्री का एक पोर्टफोलियो मैनेजर असाइन कर दूंगा। अब वो 3 पोर्टफोलियो मैनेजर्स मुझे रिपोर्ट करेंगे। अब उस कंट्री में जितने प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर्स हैं वो मुझे रिपोर्ट नहीं करेंगे, वो उस पोर्टफोलियो मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे। राइट। तो अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा फ्लैट स्ट्रक्चर था, मुझे 12 प्रोजेक्ट मैनेजर्स रिपोर्ट कर रहे थे और मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था मैनेज करना। ठीक है, तो अगर मैं ये हायरार्की वाला स्ट्रक्चर बना लेता तो मेरे लिए मेरा काम आसान हो जाता, क्योंकि 12 के बजाय मुझे सिर्फ 3 लोग रिपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको देखना पड़ता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास बजट है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इतना काम है हर कंट्री में कि आप हर कंट्री के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर हायर करें। लेकिन प्रॉपर स्ट्रक्चर यही होता है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर करते हैं जो प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर्स, असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स रखते हैं। फिर वो जब सीनियर हो जाते हैं तो आप उनको प्रोग्राम मैनेजर बना देते हैं। फिर प्रोग्राम मैनेजर को आप प्रोजेक्ट मैनेजर्स असाइन कर देते हैं, तो प्रोग्राम मैनेजर फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हैंडल करता है। फिर आप पोर्टफोलियो तक जाते हैं तो पोर्टफोलियो मैनेजर प्रोग्राम मैनेजर्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स को देखता है। तो ऐसे हायरार्की होती है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट मींस यानी कि आफ्टर 10 इयर्स आई कैन बिकम अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई डिफाइंड ईयर की लिमिट नहीं है। राइट। इसमें यह है कि आप किस क्यों मैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी बता सकता हूं जो पिछले 20 साल 25 साल से सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हैं, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर रहेंगे, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हो जाएंगे। इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उनका काम का नेचर ही ऐसा ही है। लेकिन अब जिस तरह मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने 10 साल ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, फिर मैंने प्रोग्राम्स हैंडल करना शुरू किया, तो प्रोजेक्ट्स के साथ भी कुछ प्रोग्राम्स हैंडल करने शुरू किए, लेकिन उस सेंस में नहीं जिस सेंस में मुझे करने चाहिए थे। फिर मैंने 3 साल प्रोग्राम हैंडल किए, तो फिर मैंने कहा मुझे प्रोग्राम मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए, तो फिर मैंने पीजीएमपी सर्टिफिकेशन भी की। वरना 10 साल तक मैं पीएमपी सर्टिफिकेशन ही चला रहा था अपनी। ठीक है। फिर जब प्रोग्राम्स हैंडल करने शुरू किए तो मैंने पीजीएमपी कर ली। अब मैंने 3 साल पोर्टफोलियोज भी हैंडल किए, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन करूँगा। सही। तो डिफाइन करें ना कि ये हेड ऑफ पीएमओ क्या करता है? हेड ऑफ पीएमओ उस डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, यानी कि ऑल द पोर्टफोलियोज मैनेज करेगा। जी, हेड ऑफ पीएमओ का रोल ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम हो रहा है ना, वो सारा आपके पीएमओ के अंडर होना चाहिए। ठीक है। तो पीएमओ डिफाइन करता है कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैसे हायर होंगे, कैसे मैनेज होंगे। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं तो हेड ऑफ पीएमओ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसोसिएट डिफाइन करेगा कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजर हैंडल करेगा। ठीक है। ओके, तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, हमें प्रोग्राम मैनेजर चाहिए, हमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर चाहिए। ठीक है, पहले तो ये रिसोर्सेज के लिए। ठीक है। ठीक है, और फिर कैपेसिटी मैनेजमेंट कि भाई एक प्रोजेक्ट मैनेजर कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स का भी डिफरेंट साइज होता है ना। कोई प्रोजेक्ट स्मॉल होते हैं, कोई मीडियम होते हैं, कोई लार्ज साइज होते हैं। ठीक है, अब ये साइज आप डिफाइन कर सकते हैं ड्यूरेशन के बेस पे, स्कोप के बेस पे। सही। ठीक है। तो पीएमओ का काम है कि आपने जो उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड है वो पूरी आपने मैनेज करनी है। ठीक है। फिर सिर्फ रिसोर्सेज का काम नहीं है, आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कौन सी मेथोडोलॉजी यूज होगी। ठीक है। ठीक है, अब मेथोडोलॉजी की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। आपके बाकी क्वेश्चंस का आंसर हो गया।
अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस वक्त जो है बहुत फेमस जो मेथोडोलॉजीज़ हैं वो 3 मेथोडोलॉजीज़ हैं, ठीक है। आपकी पहले है ट्रेडिशनल मेथड, वाटरफॉल मेथोडोलॉजी इसको कहते हैं, जो काफ़ी सालों से ये चलती आ रही है। वो ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है कि आपने क्लाइंट से स्कोप समझा, रिक्वायरमेंट साइन ऑफ की, आपने उन पे काम किया और आपने डिलीवर की, कस्टमर ने एक्सेप्ट की, आपने साइन ऑफ किया, आपने थैंक यू वेरी मच और प्रोजेक्ट क्लोज कर दिया। ये सिंपल मेथोडोलॉजी है, वाटरफॉल मेथोडोलॉजी कहलाती है। ये अभी भी एप्लीकेबल है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन जहाँ फिक्स बजट होता है, जहाँ पे चेंज मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होती है, ठीक है, वहाँ पे, और जहाँ पे डिफाइंड स्कोप होता है, ठीक है, और आप ड्यूरेशन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनका बड़ा स्ट्रिक्ट स्केड्यूल होता है, वहाँ पे अभी भी लोग वाटरफॉल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आप आ जाते हैं, ये एक एक्सट्रीम है, फिर आप आ जाए दूसरी एक्सट्रीम पे। दूसरी एक्सट्रीम है एजाइल मेथोडोलॉजी, ठीक है। एजाइल के अंदर भी फिर एजाइल मेथोडोलॉजी नहीं, बेसिकली इट्स अ स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं। सबसे जो फेमस है, मैं उसकी एग्जांपल दूंगा, वो स्क्रम है, ठीक है। स्क्रम क्या कहती है बेसिकली कि आप जो भी आपने डिलीवर करना है, आप उसको वन गो में डिलीवर ना करें, आप उसको चंक्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। तो अगर आपने फर्ज करें 100 पॉइंट्स डिलीवर करने हैं, 100 चीज़ें डिलीवर करनी है, तो आप उनके 20 आइटम्स के 5 बैच बना लें, ठीक है। तो आप 20 रिक्वायरमेंट्स एक बैच में कर दें, 21 में, 21 में, तो उसको स्प्रिंट कहते हैं। वो स्प्रिंट आप 1 वीक की भी हो सकती है, 2 वीक की भी हो सकती है, यूजुअली 2 वीक की स्प्रिंट होती है, वो 4 वीक तक भी जा सकती है। उसमें क्या होता है कि आपने वो एक स्प्रिंट जो है ना काइंड ऑफ एज अ प्रोजेक्ट मैनेज करनी है, ठीक है। तो आपने वो स्टार्ट करना है, उसमें सारे काम करने हैं, टेस्ट करना है और डिलीवर करना है। जब आप डिलीवर कर देंगे तो वो स्प्रिंट कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो जिस तरह अगर मैंने 5 बैचेस बनाए हैं एक प्रोजेक्ट के, ओके, स्क्रम प्रोजेक्ट के, तो मैं पहला बैच डिलीवर होगा, पहली स्प्रिंट कुछ ना कुछ डिलीवर हो जाएगा कस्टमर को, कस्टमर उसको एक्सेप्ट करेगा, जो उसमें से रह जाएगा वो मैं स्प्रिंट 2 में डाल दूंगा, स्प्रिंट 2, 3, 4, इस तरह 5 स्प्रिंट्स डिलीवर हो गई, मेरा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सही, ठीक है। तो ये एजाइल है। तो मतलब आप काम को 1 गो में डिवाइड नहीं करते, आप बैचेस में डिवाइड करके डिलीवर करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये वहाँ पे बहुत अच्छा, आप मैं ज़रा पहले एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं आपको कहूँगा आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है, ठीक है। ये हो गई स्प्रिंट मेथोडोलॉजी। अच्छा, ये एक एंड था वाटरफॉल, ये एक एंड था स्प्रिंट। इन मिडल आती है आपकी हाइब्रिड मेथोडोलॉजी, ठीक है। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाह रही है कि भाई आप एजाइल पे आ जाए, लेकिन कुछ कंस्ट्रेंट ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि आप वाटरफॉल पे ही रहते हैं, ठीक है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो फिर आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। कुछ काम आप प्रोजेक्ट का वाटरफॉल में कर लेंगे, कुछ काम आप एजाइल में कर लेंगे, तो वो आपकी बन जाती है हाइब्रिड मेथोडोलॉजी, कि दोनों उसमें इन्वॉल्व है मेथोडोलॉजीज। अब जहन में आता है कि क्वेश्चन कि भाई कौन सी मेथोडोलॉजी करनी चाहिए, कौन सी अच्छी है। देखिए, कोई मेथोडोलॉजी अच्छी नहीं, कोई मेथोडोलॉजी बुरी नहीं है, राइट। पहले तो ये समझ ले, ठीक है। हमारे यहाँ क्या हाइप बहुत बन जाती है, ठीक है। इस वक्त एजाइल की बहुत हाइप है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने भी 1-2 ऑर्गेनाइजेशन फेस किया, उन्होंने कहा कि भाई हमने प्रोजेक्ट करना ही एजाइल है, ठीक है। तो ये हाइप है सिर्फ, इससे इसका कोई लेना देना नहीं आप कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। मेथोडोलॉजी आपकी डिसाइड होनी चाहिए बेस्ड ऑन किस टाइप का आपका, किस नेचर का प्रोजेक्ट है। अगर आपका प्रोजेक्ट है प्रेडिक्टेबल नेचर का, आपको पता है कि आपने क्या करना है और आपको हर चीज़ क्लियर है, आप वाटरफॉल करें, ठीक है। अगर आपका अनप्रेडिक्टेबल प्रोजेक्ट है, रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है या रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही है, फिर आपके लिए सेफ ऑप्शन क्या है, एजाइल, ठीक है। और अगर आप दोनों काम आपको मिक्स एंड मैच करके करने, तो आप हाइब्रिड कर लें, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फिर कुछ एडिशनल चीज़ें आपको करनी पड़ती है एजाइल मेथोडोलॉजी के लिए। जिस तरह मैंने आपको मॉडल समझाया है, अगर आपके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, यानी आपका इंटरनल प्रोजेक्ट नहीं है, आपकी कंपनी इन्वॉल्व है, फिर आपके क्लाइंट इन्वॉल्व है, फिर आपके कुछ सप्लायर वेंडर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो एजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ करने के लिए ये 100% आपको इंश्योर करना है कि सब एजाइल मेथोडोलॉजी में काम कर सकते हैं। अगर आप एक भी स्टेक होल्डर एजाइल मेथोडोलॉजी में काम नहीं कर सकता, आप उस प्रोजेक्ट को एजाइल वे में लेके चल रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, आप कर ही नहीं पाओगे डिलीवर। क्योंकि आप देखें ना, मैंने अगर एक बैच 1 महीने में कुछ डिलीवर करना है, तो सब स्टेक होल्डर्स को अपना अपना काम करके मुझे उस 1 महीने में डिलीवर करना है, तो ही तो मैं डिलीवर कर पाऊंगा ना प्रोजेक्ट। बिल्कुल। अगर 4 स्टेक होल्डर भी डिलीवर कर देंगे, 5वां नहीं करेगा, तो मेरा फिर भी स्प्रिंट कंप्लीट नहीं होगी। बिल्कुल। तो ऑब्जेक्टिव एजाइल का क्या है कि आप जो भी डिलीवर करते हैं उसका कुछ पोर्शन आप हर स्प्रिंट के साथ डिलीवर करते जाए। तो इसलिए ये बहुत मेजर रोड ब्लॉक है
जो एजाइल को इम्प्लीमेंटेशन, इसलिए अभी तक जो एजाइल की इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत स्लो है, स्पेशली हमारे गल्फ रीजन में। क्यों? क्योंकि हर बंदे ने अभी उसको अडॉप्ट नहीं किया, और अगर करते भी हैं तो उसके लिए बहुत से चैलेंजेस आ जाते हैं। तो मेजॉरिटी अभी भी हमारे इस गल्फ रीजन में हाइब्रिड यूज़ हो रही है। नहीं, इससे मैं टोटली इतफाक करता हूँ कि मैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ और उनका फिक्स बजट होता है कि ये अमाउंट है, यही लगेगी, इससे ऊपर नहीं हम देंगे जी। अगर जाएगी वो आप पे कंपनी पे करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब हम जाते हैं, मुझे समझ में आ गया, अगर मैंने प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपना करियर स्टार्ट करना है ना, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इन अ सेंस। अच्छा, जो इनका विजन 2030 स्टार्ट हुआ है सऊदी अरेबिया के अंदर, तो वो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अगर मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट चीज़ें लेके चल रही है पूरा एक कंट्री, क्योंकि सब सऊदीज का विजन अभी एक ही है, इनका विजन ही क्लियर है, हमारा पाकिस्तानियों का विजन क्लियर नहीं है। सही। तो इन अ सेंस वो किस तरह से इन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ये किस तरह से उसको अचीव कर सकते हैं? अच्छा, विजन 2030 पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ना वो प्रोजेक्ट है, ना प्रोग्राम है, ना पोर्टफोलियो है। ठीक है। वो एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है। ठीक है, आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कंट्री लेवल पे जिस तरह इन्होंने बनाई है। ठीक है। अब उसके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस निकलेगी। ठीक है। ठीक है, अगर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ, कदैया का आपको पता है? हाँ जी। ठीक है, हर बंदे को कदैया का पता है। कदैया को मैं ऐसा पोर्टफोलियो ले सकता हूँ। अच्छा, तो विजन 2030 मेरी एक स्ट्रैटेजी है, उसका एक हिस्सा है कि मैंने एक एंटरटेनमेंट सिटी बनानी है रियाद के थोड़ी डिस्टेंस पे। ठीक है, यानी कि अगर मैं दी रियाद को लूँ, दरैया जिसको कहते हैं, जी, दरैया, वो भी एक पोर्टफोलियो, वो भी एक पोर्टफोलियो ले सकते हैं आप एग्जांपल के तौर पे। ठीक है। अब क्यों मैं इसको पोर्टफोलियो कह रहा हूँ? क्योंकि उसके अंदर फिर आप मल्टीपल चीजें बना सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रोग्राम होंगे, अदर वर्क होगा। ठीक है, विजन 2030 को आप पोर्टफोलियो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, ये बहुत मैसिव है। ठीक है। एक पोर्टफोलियो मैनेजर की बस की बात नहीं इसको हैंडल करना। ठीक है। ये एक स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर मल्टीपल पोर्टफोलियोज है, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना चाहें। ठीक है। तो देखिए, स्ट्रैटेजी आती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे या कंट्री लेवल पे। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में दोनों चीज़ें लैक करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो फिर स्ट्रैटेजी है, ऑर्गेनाइजेशन बना लेती है अपनी। बिल्कुल। कंट्री लेवल पे हमारी कोई स्ट्रैटेजी डायरेक्शन नहीं है। ठीक है। अगर कोई आता भी है, कोई स्ट्रैटेजी बनाता भी है, ठीक है, पॉलिटिकल पॉडकास्ट हो जाएगी, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आपने क्वेश्चन किया तो मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए, कोई भी कंट्री जब प्रोग्रेस करती है, जब उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कंटिन्यूसली चलती रहती है। राइट। ऐसा नहीं होता कि हमारे यहाँ तो देखिए, आपको पता है जो भी हुकूमत आती है, हमारे हुकूमत का 5 साल का टर्म होता है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि सारी हुकूमतें बुरी थी, कुछ हुकूमतों ने स्ट्रैटेजी बनाई भी, लेकिन क्या होता है कि दूसरी हुकूमत आई, उसने वो स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू नहीं किया। बिल्कुल ऐसे। आपको स्ट्रैटेजी की, अब देखिए विजन 2030 कब आया है? विजन 2030 2020 से भी पहले आया है। ठीक है, अब ये 10 साल का प्लान है, तो ये 10 साल चलेगा तो रिजल्ट आएंगे ना। बिल्कुल। अब कोई आके 5 साल के बाद इसको चेंज कर दे, ठीक है, तो कैसे चलेगा? राइट। तो इनकी सक्सेस का यही एलिमेंट है अभी तक विजन 2030 का, कि इन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई है, फिर उसमें शॉर्ट टर्म इन्होंने गोल्स रखे, उनको ये अचीव करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। राइट। तो ये प्रोग्रेस कर रहे, मे बी 100% ना अचीव कर पाए, लेकिन एटलीस्ट ये प्रोग्रेस तो कर रहे हैं ना। इवन कि इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स अचीव भी कर लिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, हर प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2030 तक तो नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे। मैंने इसलिए आपको कहा ना, देखिए विजन 2030 एक स्ट्रैटेजी है, उसमें फर्ज करें इन्होंने एक स्टेटमेंट डाल दी कि भाई हमने अपनी ऑयल से डिपेंडेंसी हटानी है। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीपल चीजें आ जाती हैं। राइट। अब कैसी हटानी है, कौन सी इंडस्ट्री यूज करेंगे, क्या काम करेंगे, बहुत सारी चीजें। तो आपको विजन 2030 डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा। राइट। तो आपको समझ में आएगा कि ये इट्स अ काइंड ऑफ, आप विजन कह सकते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन। राइट। जिस ऑर्गेनाइजेशन के विजन मिशन होते हैं ना, उसमें कोई आपको टारगेट्स क्वांटिफाइड नहीं लिखे होते। विजन में आपको कभी ये नहीं लिखा हुआ नजर आएगा कि भाई 2 साल में हमने ये अचीव करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखते, क्योंकि विजन होता है वेग। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे पाकिस्तान का जो लीडिंग IT प्रोवाइडर बनना है, इट्स अ विजन। ठीक है, तो फिर आप उसको मिशन से और फिर ऑब्जेक्टिव से, स्ट्रैटेजी से अचीव करते हैं। अच्छा, आप ये कैसे डिफाइन करते हो कि यार मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम, मल्टीपल पोर्टफोलियो, यार ये इन लोग इस पोर्टफोलियो को ना मैंने थोड़ा स्लो कर देना चाहिए, इस पे मैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करूं, इसको आगे लेके चलूं, इन अ सेंस आपको रियलाइज होना शुरू होता है ना विद द टाइम, वो कैसे आप मैनेज करते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए जो हेड ऑफ PMO है, ठीक है, उसको मैनेजमेंट के साथ बैठना और उनकी स्ट्रैटेजी समझना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो हेड ऑफ PMO का एक रोल ये भी होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो समझता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाह रही है। ठीक है,
अब फर्ज करें ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक टारगेट है कि भाई हमने बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारे तो 1000 कस्टमर्स हैं, हमने 10,000 कस्टमर्स करने एक साल में, ठीक है। तो अब हेड ऑफ पीएमओ को उन प्रोजेक्ट्स को ज्यादा वेटेज देना है जो कस्टमर बेस को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, आप समझे, जो कि कोई यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करे इन अ सेंस। जी, आपकी जो प्रायोरिटी है और जो आपकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है या किस प्रोजेक्ट की और प्रोग्राम की पोर्टफोलियो की क्या प्रायोरिटी, हम इसको ट्रिपल पी कहूँगा, तीनों कवर जाते हैं, ठीक है। तो किस ट्रिपल पी को आप क्या प्रायोरिटी देते हैं, क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या अर्जेंसी देते हैं, किस तरह के रिसोर्सेज देते हैं, ये सारा ड्राइव होता है ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पे। आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन करके चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप बहुत अच्छा पीएमओ चला रहे हैं, लेकिन अगर आपका पीएमओ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी, विजन, मिशन से और डायरेक्शन से अलाइन नहीं है ना, तो इट्स नॉट अ सक्सेसफुल पीएमओ। ओके, तो आपको पीएमओ फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट तो डिलीवर किए, लेकिन वो जो वैल्यू ऐड करनी थी उन्होंने, वो वैल्यू ऐड नहीं की। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। अच्छा, मिसाल है तो भाई देखें, आपने मल्टीपल इंडस्ट्री में काम किया और एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी आती है वो कहती है उसका बजट 10x ज़्यादा है जितनी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया। ओके, इन अ सेंस आप सोचते हो कि यार ये तो बहुत बड़ा बजट है, मैं इस पे काम नहीं कर सकता, और आपको एक माइंडसेट अपना बनाना पड़ता है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। वो आप कैसे टैकल करते हो? देखिए, कोई बजट कम या ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। आपने गेज करना होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्शन ज़्यादा की है ना, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आपने रिक्वायरमेंट समझनी है, फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने एक बजट, अपना प्रोजेक्ट का बजट बनाना है। तो फर्ज करें अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट 5 मिलियन में करना है, लेकिन जब आपने बजटिंग की, डिटेल बजटिंग अपने प्रोजेक्ट की, एक्टिविटीज़ की और सारे रिसोर्सेज की, तो आपका बजट 2.5 मिलियन आ रहा है, ठीक है। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे, आप कहेंगे आपने 5 मिलियन बजट रखा था, वेल एंड गुड, लेकिन मैं ये प्रोजेक्ट 2.5 मिलियन में कर सकता हूँ। 0.5 मिलियन आप बफर रख लें अपने पास, कंटीजेंसी रख लें, ठीक है। 3 मिलियन आप उनको कह दें, तो वो क्या होता है, बेस्ड ऑन आपके बजट के वो रिवाइज हो जाता है। तो वो फिर 2 मिलियन उनके पास एक्सेस होता है, उसको वो कहीं और यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट पॉडकास्ट में हमने डिस्कशन की थी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल है ना, उसमें ज़्यादा आप फुली 100% सऊदीज होंगे। नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में नहीं डिस्कस किया था। अच्छा, नहीं, मेरे ख्याल एज अ पीएमओ आपने कहा था कि नेशनलाइजेशन हो रही है, लेकिन अभी 100% नहीं हुई इसमें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नहीं है, नहीं अभी तक नहीं हुई। ऐसा भी उनकी तरफ से डायरेक्शन नहीं आई, लेकिन प्रेफरेंस हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पीएमओ डिपार्टमेंट में सब नेशनल्स की होती है। ठीक है। इन अ सेंस मैं ये समझ सकता हूँ कि विजन 2030 तक 100% हो जाए। हाँ, लेकिन फिर भी कंसल्टेंट्स की जॉब तो रहेगी, ठीक है। देखें, अच्छा, प्रोजेक्ट में यानी कि कंसल्टेंट क्या काम करें? देखें, पहले तो पीएमओ की बात कर लें, डिपार्टमेंट का। देखिए, पीएमओ एक डिपार्टमेंट है, लेकिन इसका सेटअप करना होता है, ठीक है। ये एचआर फाइनेंस की तरह डिपार्टमेंट नहीं कि बस आपने सीएफओ हायर कर लिया तो उस डिपार्टमेंट बन गया और 2-3 अकाउंटेंट हायर कर लिए, इस तरह नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिसाइड करके फाइनल करनी पड़ती है। जैसा मैंने बताया कि आपको डिसाइड करना पड़ता है पीएमओ क्या रोल प्ले करेगा, किस टाइप का पीएमओ होगा, ये क्या क्या एक्टिविटीज़ करेगा, कितने रिसोर्सेज होंगे इसके अंदर। वो सारा सेटअप एक एजुकेटेड बंदा कंसल्टेंट कर सकता है, या जो आपने हेड हायर किया अगर उससे पहले ये बनाए पीएमओस तो वो कर सकता है, ठीक है, ठीक है। फिर जब एक दफ़ा वो हो गया, उसके बाद उसको रन करने के लिए आप किसी को भी हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जॉब होगी ह्यूमन कंसल्टेंट की। फिर दूसरा, प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनमें बड़ी स्पेशल किस्म की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट बाज़ औक़ात हर बंदा फुलफिल नहीं कर सकता, फिर उसके लिए आपको स्पेशलाइज प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट रोल्स हैं, लेकिन ये कोई ऐसा टेक्निकल काम नहीं है जैसा प्रोग्रामिंग होगी, ठीक है। प्रोग्रामिंग, अब आप सी प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज के बेस पे कोई प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपको सी लेवल प्रोग्रामर ही चाहिए, उसके अलावा आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपके पास नॉलेज है, आपने पीएमपी किया हुआ है, अब आपके पास 1-2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, ठीक है। और इट्स अ कंफर्टिंग जॉब, मैं कह सकता हूँ, मतलब लेबर इंटेंसिव जॉब नहीं है, आपका ब्रेन वर्क है ज़्यादातर, और पीपल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में और इस प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी पीपल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। पीपल स्किल इन अ सेंस क्या कह रहे हो? पीपल स्किल इन अ सेंस कि आप लोगों के साथ कंफर्टेबल हो,
ठीक है। कुछ लोग होते हैं देखे वो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास स्किल्स भी होती है, उनके पास पर्सनालिटी भी होती है, उनको काम भी आता है, लेकिन जहाँ पीपल हैंडलिंग की बात आती है, जहाँ पीपल फेसिंग की बात आती है, वो घबराते हैं, नर्वस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इस तरह के बंदे, आप नहीं चल सकते प्रोजेक्ट, क्योंकि मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में बताया प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑलमोस्ट 70% काम जो है वो मैनेजिंग पीपल, क्योंकि काम कौन कर रहा है, लोग कर रहे हैं। राइट। अगर आपको लोगों को मैनेज करना नहीं आता तो आप सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर, सक्सेसफुल प्रोग्राम मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं बन सकते। तो ये आपके अंदर स्किल है। जिस तरह एक एग्जांपल दूंगा, मुझे ये बात बहुत याद रहती है अपने एक प्रोजेक्ट बॉस की, एक्स बॉस की। तो उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी थी कि भाई आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, आपकी जॉब से रिलेटेड है तो आप अटेम्प्ट करें, अगर आपने सर्टिफिकेशन कर ली, आप पास हो गए, तो वो आपको सर्टिफिकेशन की कॉस्ट दे देंगे, पे कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप फेल हो गए तो फिर ये आपकी पॉकेट से गई चीज़। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह PMP पहले अटेम्प्ट में पास कर लिया था, लेकिन सर्टिफिकेट एग्जाम हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है। तो मेरा ही एक कोलीग था, उसने जब मुझे वो रिम्बर्समेंट मिल गया तो उसने फिर मेरे डायरेक्टर से बात की कि भाई मुझे सब बशारत का आपने अप्रूव किया और उनको रिम्बर्स किया है, तो मैं भी PMP करना चाहता हूँ। तो उसने कहा नहीं, आप कर भी लोगे तो मैं आपको रिम्बर्स नहीं करूँगा। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा बशारत में मैं वो स्किल्स देखता हूँ जो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर की, और हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं आज। राइट। आपके अंदर वो स्किल नहीं है। राइट। आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं, आप टेक्निकल अच्छे बंदे हैं, लेकिन आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बन सकते। ठीक है। तो मैं आपको रिम्बर्स नहीं करूँगा, आपको करना तो आप कर लीजिए। तो ये वो चीज़ वहाँ से मुझे बहुत स्ट्राइक की उस चीज़ ने कि भाई ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कुछ सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल स्किल। मतलब आपको अच्छा लिसनर होना चाहिए, आपको अच्छा मैनेजर होना चाहिए, आपको अच्छा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर होना चाहिए। आपके पास टीम मेंबर्स आएंगे कॉन्फ्लिक्ट्स लेके, आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। तो पीपल हैंडलिंग स्किल्स आपकी बहुत टॉप नॉच होनी चाहिए, क्योंकि आप टीम से सिर्फ बात नहीं कर रहे, आप मैनेजमेंट से भी बात कर रहे हैं, आप सप्लायर से भी बात कर रहे हैं, आप वेंडर से भी बात कर रहे हैं, आप बहुत वैरायटी ऑफ लोगों से बात कर रहे हैं। तो इसमें मैस नहीं क्रिएट हो जाता आपके माइंड में? यही तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। आप बाज़ औक़ात अपनी टीम में अपने से ज़्यादा सीनियर लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं। राइट। ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका ग्रेड 14 है, ठीक है। हो सकता है आपकी टीम में ग्रेड 15, ग्रेड 16 के भी लोग हों, आपको मैनेज करना आना चाहिए। तो ये सीनियरिटी हो गई ऑर्गेनाइजेशन बेस पे। मैं सीनियरिटी की बात कर रहा हूँ, एज वाली भी। आप 40 के हैं, 50 के हैं, आपका टीम मेंबर 70 का है, और इसमें आपको पॉलिटिक्स भी मैनेज करनी पड़ती है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स इज अ फैक्ट, ठीक है। कोई भी कहेगा कि नहीं होती तो ये गलत बात है। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स होती है एक हद तक, ठीक है। तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के अंदर नेविगेट करना आना चाहिए, उससे टैकल करना आना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर का नहीं, किसी प्रोफेशन में भी आप हो, ठीक है। आप उसका पार्ट होके भी इम्पैक्ट हो सकते हैं, आप उसका पार्ट ना होके भी इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको उसको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो क्या रहा है, उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आप भले उसका हिस्सा ना बने, लेकिन आप उससे अपने आप को सेफ गार्ड कैसे करेंगे जब तक आप उसको समझेंगे नहीं। राइट। ठीक है ना। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स की वजह से हम 30+ लोग फायर हुए थे, ठीक है। उसमें मैं भी एक था, जबकि उस इवेंट का मुझसे कोई लेना देना नहीं था। राइट। तो मेरी फायरिंग का डिसीजन सिर्फ इस बेसिस पे था कि एक लिस्ट बनी थी, उस लिस्ट में 10 सीनियर मैनेजर्स के नाम थे, उनको फायर करना था। लेकिन हमारे जिन साहब ने भी ये डिसीजन लिया, तो उन्होंने कहा ना सिर्फ इनको फायर करो, बल्कि इन्होंने जो पिछले 3 साल में लोग हायर किए उनको भी फायर करो। तो जबकि मैं उन 10 में से किसी के साथ भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन 10 में से एक ने मुझे हायर किया था, जबकि अब मैं उसके साथ काम नहीं कर रहा था, मैं काम किसी और मैनेजर के साथ कर रहा था। इस बेसिस से मुझे फायर कर दिया गया। तो अब ये मैं हालांकि उस पर कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन मुझे एटलीस्ट वो चीज़ समझ में आनी चाहिए थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत बाद में पता चली, क्योंकि आपको उस वक्त वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती कि ये डिसीजन किस बेसिस पे लिए गए। बाद में आपको जब चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और बातें खुलती हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा, मेन रीज़न ये था। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करता हूँ। मेरे कज़न है, उनका तकरीबन
15 साल का मोर देन 15 ईयर एक्सपीरियंस है डॉटनेट के अंदर। तो क्योंकि मैं उस वक्त ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा ताहिर भाई आप अब तक एज अ प्रोग्रामर ही काम कर रहे हो, थोड़ा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाओ ताकि एक पोजीशन आपकी अच्छी हो। तो इन अ सेंस तो वो मुझे कहते हैं कि यार टेक्निकल रहना ज़्यादा बेहतर है एक कंपनी के अंदर रादर देन कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जाऊँ, क्योंकि सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर ही निकाले जाते हैं। क्या ये वाकई ऑथेंटिसिटी है इसमें? इस बात से तो मैं नहीं एग्री करूंगा कि प्रोजेक्ट मैनेजर पहले निकाल जाता है, नहीं, लेकिन आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है। देखिए एक जो प्रोजेक्ट है अब आपको वो ओन करना है, ठीक है, तो आप एट द एंड अकाउंटेबल है उसके लिए। तो आप जब अकाउंटेबिलिटी होती है तो फिर आप आंसरेबल भी होते हैं ना। अब आप डिलीवर करेंगे तो आपकी वाह भी होगी, आपको बोनस भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगी। जब आप नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करने पड़ेंगे। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपके सामने रखूंगा। प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो सारी पार्टीज के बीच में बैठता है, मैनेज करता है, ठीक है। बहुत से लोग इस प्रोफेशन को इसलिए नहीं ज्वाइन करते क्योंकि वो कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा जो पिसता है वो तो प्रोजेक्ट मैनेजर पिसता है, क्योंकि आपको मैनेजमेंट की भी बात सुननी है, टीम की भी बात सुननी है, वेंडर की भी बात सुननी है, सप्लायर की बात सुननी है। अच्छे तरीके से बात करता है, कोई बुरे तरीके से बात करता है, कोई तो डिफरेंट लोग किस्म के लोग हैं ना नेचर के। तो जब टीम्स काम करती है ना, देखिए टीम मेंबर तो हर कोई होगा ना, आप किसी न किसी प्रोजेक्ट का कभी ना कभी तो हिस्सा बनेंगे। तो टीम मेंबर देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, राइट। तो टीम मेंबर खुद ये गेज कर सकता है कि भाई आया मैं ये काम कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। तो जो ये रियलाइज कर लेता है, जो आपके फ्रेंड प्रोग्रामर है, वो डेफिनेटली उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स में काम किया होगा एज अ टीम मेंबर, ठीक है, लेकिन उनको नजर में आ गया कि प्रोजेक्ट मैनेजर की बहुत जॉब चैलेंजिंग है, तो वो उनके पास वो स्किल सेट नहीं है, या वो स्टेमिना, या वो क्या कहते हैं उसको, वो कर्टिसी एब्जॉर्ब करने की नहीं होगी प्रेशर, तो उन्होंने नहीं हैंडल किया उस चीज़ को। अच्छा, वही चीज़ मैं आपकी तरफ आने वाला था इस बात पे कि मिसाल में कभी कभी होता है आपको हाई प्रेशर आ रहा है ऊपर से कि यार आपने ये काम नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो फिर आप अपना गुस्सा फिर नीचे वाले लोगों पे उतारते हो इन अ सेंस, या आप उसको कैसे टैकल करते हो? देखिए ये तो गलत है ना, आप गुस्सा नीचे पे उतार लें, अपनी फैमिली पे उतार लें, लेकिन उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं होगी, ठीक है। इनिशियल लेवल पे स्ट्रेस होता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन आप टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते हैं ना कि आपको स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, फ्रस्ट्रेशन को कैसे हैंडल करना है। तो मेरा वे ऑफ हैंडलिंग ये है कि मैं खामोश हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं फिर ये कि या अगर कोई मुझे बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो मैं उसके लिए उसको डिसीजन को पोस्टपोन कर देता हूँ ओवरनाइट, ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है, ये मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरा भी एक तरीका, आपका भी एक तरीका है। मेरा होता है कि मैं एक ना इंस्टेंट नैप ले लेता हूँ, हाँ, ठीक है, कि थोड़ी देर के लिए ना मैं सो जाऊँ और फिर मैं उठूँ तो फ्रेश। हाँ ठीक है, वो भी आपका मेथड है। मैं ओवरनाइट इसलिए पोस्टपोन कर देता हूँ क्योंकि अभी देखें मैं डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, ठीक है, अभी मैं उसकी हर पॉसिबिलिटी को गेज नहीं कर पा रहा, ठीक है, और स्पेशली आपको पता है गुस्से की हालत में तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस में भी और अंडर प्रेशर भी आपको डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आप उसकी हर पॉसिबिलिटी को एवेल्युएट नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं नॉर्मली जितने पॉसिबिलिटीज उस वक्त लिख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। ओवरनाइट में उसको पोस्टपोन कर देता हूँ अगर पॉसिबल है, बाज़-औक़ात नहीं होता, बाज़-औक़ात 1-2 घंटे पोस्टपोन कर देता हूँ, हो सकता है तो ओवरनाइट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप रिलैक्स होते हैं, घर जाते हैं, रिलैक्स होते हैं, सोने में या एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, तो आपका माइंड जो है रिलैक्स होकर फिर और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचता है। बिल्कुल ऐसे। तो आपको ऐसी एस्पेक्ट्स कभी कभार पता चलते हैं, आप कहते हैं यार हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसको मैंने इस तरीके से तो देखा ही नहीं, तो फिर मैं अब नेक्स्ट डे पे या कुछ घंटों के बाद डिसीजन लेता हूँ, तो ज़्यादातर मेरा डिसीजन पहले डिसीजन से बेहतर होता है। ठीक है जी। अच्छा, वो यूज़ जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन की है, ठीक है, उन्होंने आईटी इंडस्ट्री के अंदर ग्रेजुएशन किया, और क्या उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा हर प्रोफेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, लेकिन आप उसमें ये कहेंगे ना कि कि लास्ट टाइम हमने जब डिस्कशन की थी तो उसमें हमने कहा था कि यार अगर आप पाकिस्तान में ग्रेजुएशन करते हो तो उसके बाद आप वहीं पे एक्सपीरियंस लो, ठीक है, ये भी बात। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अगर उनको ऐसा कोई रोल नहीं मिल रहा, ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोग्रामर ही नजर आएंगे इन अ सेंस। तो देखिए प्रोजेक्ट ना आप डिफरेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब नहीं मिल रही है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब तो मिल जाएगी, आपको असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब तो मिल जाएगी ना, ठीक है। और आपको अगर पेड जॉब नहीं मिल रही तो आप इंटर्नशिप कर लेना, आप फ्री एक्सपीरियंस लेने के देखिए बहुत तरीके होते हैं। आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं, आप कहें कि भाई मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर हायर कर लें, वो कहते हैं कि नहीं आप फ्रेश हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। आप उनको कहेंगे ठीक है जी मुझे विदाउट पे आप 3 मंथ्स के लिए हायर कर लें, आप काम तो सीख लेंगे ना, प्रोजेक्ट मैनेजर का काम सीख लेंगे। अगर वो कहें नहीं जी हम इनएक्सपीरियंस बंदे को प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल नहीं दे सकते,
अप्रूव हो गया, ठीक है जी, मुझे किसी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ अब एज असिस्टेंट अटैच कर दें 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, विदाउट पे, ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लर्निंग के लिए ना। अब हमारी सर्टिफिकेशन में ना एक बहुत बड़ा गैप था कि हमारी जो PMI की इनिशियल सर्टिफिकेशन थी वो बहुत सालों तक PMP थी। अब PMP की एक रिक्वायरमेंट, 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या 3 रिक्वायरमेंट्स है PMP करने की? पहली रिक्वायरमेंट, आपकी मिनिमम एजुकेशन होनी चाहिए, बैचलर्स, मास्टर्स या हाई स्कूल भी है तो एक्सपीरियंस बढ़ जाता है हाई स्कूल वालों के लिए। बैचलर्स और मास्टर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस है, हाई स्कूल वालों के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये एक रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि आपने जो है वो 3 साल का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हाई स्कूल है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरी रिक्वायरमेंट होगी एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस, ठीक है। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो है वो 40 आवर्स की एजुकेशन होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अगर कोई फ्रेश बंदा PMP करना चाहे तो कैसे करेगा? वो PMI इंस्टीट्यूट पे जाएगा, सिंपल। नहीं, कैसे करेगा? फ्रेश बंदा, उसका तो एक्सपीरियंस है ही नहीं है, मास्टर्स कर लिया उसने लेकिन अभी जॉब नहीं की, तो वो जॉब प्रोजेक्ट मैनेजर की फील्ड चूज कर रहा है और PMP करना चाह रहा है, वही उसके जो बाद 3 साल को तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, कैसे करेगा जॉब, कैसे PMP करेगा? फिर लोग क्या कर रहे थे, लोग फेक एक्सपीरियंस बना के PMP करते थे। अच्छा, ठीक है। तो हमने PMI को बहुत डिफरेंट लोगों ने, मैंने भी उसमें लिखा PMI को कि भाई आपको इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। ये गैप है मार्केट में कि फ्रेश ग्रेजुएट्स अगर इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हैं तो वो एक सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, अपनी रिकग्निशन के लिए, ठीक है। तो उनके लिए कुछ ना कुछ आप ऑफर करें। बहुत सालों के बाद हमारी बात बिल आखिर सुनी गई तो PMI ने एक सर्टिफिकेशन लॉन्च की, CAPM, सर्टिफाइड एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। ये PMI की तरफ से सर्टिफिकेशन है, ठीक है, और ये सेम बुक यूज होती है जो PMP के लिए यूज होती है, ठीक है। सिर्फ क्या फर्क है कि इस सर्टिफिकेशन के लिए आपकी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में PMP के 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन होता है जो आपकी पिम बुक, जो इसकी बुक है उसकी नॉलेज चेक करता है कि आपको बुक कितनी अच्छी आती है। दूसरे क्वेश्चन आते हैं, आपकी सिचुएशन देते हैं आपको कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये सिचुएशन है, आपके टीम मेंबर काम कर रहे हैं, ये सिचुएशन है, आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेंगे, ठीक है। जो CAPM है उसमें वो एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते, ठीक, तो वो एग्जाम बनिस्बत PMP के आसान होता है, ठीक है। तो फिर जिस बंदे के पास एक्सपीरियंस नहीं है हम उसको ये रेकमेंड करते हैं कि आप CAPM सर्टिफिकेशन करो। तो वो एक आपका आंसर कि अगर फ्रेश ग्रेजुएट है तो वो भले सर्टिफिकेशन ना करे लेकिन CAPM की नॉलेज ले ले, ठीक है। बुक पढ़ ले, ठीक है, बुक तो आसानी से मिल जाती है पाकिस्तान में, बुक ले ले, बुक पढ़ ले और उसके जो प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह हैं वो कर ले, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बता दे कि भाई मैंने ये CAPM का कोर्स लिया हुआ, मैंने उसके एग्जाम्स भी अटेम्प्ट किए हुए, मैं एग्जाम पास करा लेकिन मैंने सर्टिफिकेशन नहीं की अभी तक, राइट। किसी भी अगर रीजन की वजह से, ठीक है। कर सकता है तो कर ले, बहुत अच्छी बात है। तो जो वो असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर और जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है ना, उनके लिए ये CAPM की सर्टिफिकेशन बहुत अच्छी है। ठीक है। तो अगर मैं ये प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं PMO ले लेता हूँ जिसमें सारी ही फील्ड्स आ जाती हैं, ठीक है, तो ये कितनी बड़ी मार्केट है सऊदी अरेबिया के अंदर? अगर मैं VN 2030 यानी कि अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स देखता हूँ, बहुत बड़ी मार्केट है। देखिए ऑपरेशन, देखिए मैंने आपको जैसे कहा ना, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। PMO हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम स्पेसिफिकली IT इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। IT में मैं हर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी यानी कि इंडस्ट्री कोई उठा भी ले, हो, जैसे कंस्ट्रक्शन है, हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 काम होंगे, प्रोजेक्ट ऑपरेशंस दोनों चल रहे होते हैं, ठीक है। अब ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें क्योंकि हमारा सवाल आपका PMO से रिलेटेड है। हर ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास PMO ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा लेकिन आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, राइट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट हर जगह है। अब रेशियो इसका क्या है तो मैं कोई एग्जैक्ट रेशियो तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं बताना चाहूँ मेरे हिसाब से 70-30 का रेशियो है। अगर 70% जॉब्स ऑपरेशंस वाली हैं तो 30% जो आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड जॉब्स होंगी। आई पर्सनली फील कि यार इसमें वो अरेबिक को मैंडेटरी रखेंगे, नहीं, वो डिफाइन कर देते हैं। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, आप बहुत सी जॉब डिस्क्रिप्शन लिंक्डइन में देखिए, वहाँ पे लिखा होता है कि अरबिक स्पीकिंग, ठीक है। तो जिन पे अरबिक स्पीकिंग अगर आपको आती है तो आप उन जॉब पे अप्लाई करें, जिन पे नहीं लिखा होता, बहुत सी जॉब्स में नहीं लिखा होता। आप मैं आपके सामने लिविंग एग्जांपल है, मैं अरबिक फ्रीक्वेंटली नहीं बोल सकता, फ्लुएंटली नहीं बोल सकता, लेकिन मैं 23 साल से प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। तो अगर मैं सैलरी एक्सपेक्ट करूँ मिसाल के तौर पे, जैसे मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने PMP की सर्टिफिकेशन कर ली है, ओके, ठीक है,
तो मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सऊदी अरेबिया के अंदर? ये और भी इसमें चीज़ें जिन पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, चलें बताएं। आपकी साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ठीक है। नंबर 2, आपका जो प्रोजेक्ट टाइप्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है वो किस नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ओके, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, कितने प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी मैच्योर है। देखिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो प्रोजेक्ट्स को तो समझती हैं लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को नहीं समझती, राइट, ठीक है। वो कहती है बस ये रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की तरफ से, हमें नहीं पता कैसे डिलीवर करना, बस डिलीवर कर दो, कंप्लीट कर दो, हमें नहीं पता कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो पहले तो अवेयरनेस भी होनी चाहिए ना। तो जहाँ तक तो इन सारे पैरामीटर्स को आप नज़र में रखें तो मेरे ख्याल से एंट्री लेवल पे जो मिनिमम, देखिए पीएमपी जो आपने किया ना, पीएमपी आपको ना सिर्फ ये गारंटी देती है कि आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज है, वो भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की, बेस्ट प्रैक्टिस की। दूसरा ये भी गारंटी देती है जो पीएमपी होल्डर होता है कि इसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट का हिस्सा है तो वो तो ऑलरेडी गारंटीड है ना। तो 3 साल के लिए मेरे हिसाब से 5 से लेके 10,000 की रियाल के बीच में आपकी जॉब मार्केट है। ठीक है। अच्छा, आपने क्यों सोचा कि यार मैं एज अ IT सपोर्ट अगर काम कर रहा था कहीं पे, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ चला जाता हूँ? ठीक है, ये डिसीजन आपने क्यों लिया? देखिए मैंने जब काम शुरू किया, पहले मैंने पाकिस्तान में कॉल सेंटर की जॉब्स की, जो ISP था, तो एंट्री लेवल जॉब थी, आपको पता है उस वक्त पाकिस्तान में यही जॉब होती है। मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, मैं साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, तो इवन वहाँ भी मैंने अपनी राय के स्किल्स डेवलप की। तो मैं कॉल सेंटर की जॉब करते करते फिर मैंने डाटा सेंटर्स वालों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया, फिर मैंने अपनी रोल चेंज करके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया, मैंने MCSE कर लिया, फिर मैंने नेटवर्किंग की तरफ चला गया, मैंने राउटर स्विचेस पे काम शुरू कर दिया, फिर मैंने CCNA कर लिया। तो देखिए आपको ना ग्रेजुअली आप अपनी चाहते हैं ना कि आप करियर में प्रोग्रेस करें, राइट है। तो मैं जब 10 साल मैंने टेक्निकल कंसल्टेंसी में काम कर लिया, मैंने सिस्टम्स भी हैंडल कर लिए, नेटवर्क्स भी हैंडल कर लिए, डाटा सेंटर्स भी हैंडल कर लिए, क्लाउड बेस्ड ऑन प्रेम सारी चीज़ें हैंडल कर ली, तो मैं एक पॉइंट पे पहुंच गया कि मुझे लगा कि अब मुझे जो है और मज़ीद लर्निंग नहीं हो रही और मज़ीद ग्रोथ नहीं हो रही, राइट। आपकी भी करियर में कभी ये पॉइंट आएगा, आपको लगेगा कि कभी तो आप ये रियलाइज करोगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी और लर्निंग नहीं हो सकती, right. हाँ, मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाहर जाऊं तो मेरी लर्निंग हो सकती है। कभी आप ये रियलाइज करोगे, कभी आपको ये रियलाइज होगा कि भाई मैं अब जो है ना अपने प्रोफेशन की पीक पे हूँ, अब मैं इससे और आगे जा नहीं सकता, मैं और लर्निंग नहीं कर सकता, फिर ग्रोथ का क्या हल है? हमारा असल में माइंडसेट ये है, पाकिस्तान के लोगों की बात करो, माइंडसेट हमारे यहाँ जो है ना इस चीज़ को बहुत बुरा समझा जाता है, कैरियर को चेंज करना। और ये बात कहीं किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि जब आपने कैरियर चेंज किया, आपको उसका फिर एक्सपीरियंस दोबारा लेना है, उसकी रिलेटेड सर्टिफिकेशंस करनी है, आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। वेस्ट में ये कल्चर बहुत कॉमन है, और आपने 2-3 साल एक जॉब की, 2-3 साल फिर आप दूसरे कैरियर में चले गए, तीसरे कैरियर में चले गए, वो एक्सपेरिमेंट करते रहते। तो हमारे यहाँ ये चीज़ क्यों नहीं हो सकती? सिर्फ एक बैंकिंग इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में, जहां मैंने ये चीज़ देखी है कि वो एक ही बंदे को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मूव ट्रांसफर करते रहते हैं ताकि उनके पास बैकअप तैयार होता रहे, राइट। बाकी इंडस्ट्रीज ये क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, तो मेरा मेन डिसीजन जो था चेंज करने का वो ये था कि मैं एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया था टेक्निकल कंसल्टेंसी में। तो मैंने कहा मुझे इससे ज़्यादा और लर्निंग, या तो मैं बहुत स्पेसिफिक एक स्पेशलाइज पाथ ले लेता, ठीक है, वो मुझे इतना स्पेशल, इतना हार्डकोर टेक्निकल होना नहीं था, ठीक है। फिर मैंने जैसा आपको बताया मेरा इंटरेस्ट लोगों में था, मैं कम्युनिकेशन में अच्छा था। अच्छा, मेरा बैकग्राउंड डिबेट करा है, मैं स्कूल और कॉलेज लाइफ से, यूनिवर्सिटी लाइफ से मैं डिबेट्स करता रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में, उर्दू में डिबेट्स, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रही है, राइट। तो एक तो ये चीज़ तो मेरे अंदर वैसे स्किल थी। दूसरा, मुझे लोगों के इर्द गिर्द बहुत मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, उनको मैनेज करना, सुनना, उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करना। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे थे जो मुझे, जिनसे मैंने रियलाइज़ किया कि भाई मैं अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आ जाऊँ तो मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता हूँ, ठीक है। और फिर मैंने उसमें देखा उसमें ग्रोथ भी है, जिस तरह मैंने आपको बताया हायरार्की है, आप प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हैं, तो स्कोप था और प्रोग्रेस भी कर सकता था, इसलिए पर मैंने ये डिसीजन लेकर स्विच किया। ठीक है, आपके पास PR है वैसे, प्रीमियम रेजिडेंसी? नहीं, मेरे पास नहीं है PR। वैसे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल आता है कि PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, PR का इससे प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है, मेरा ख्याल है। नहीं,
मैं आपको बताता हूँ, आपने पीआर की वेबसाइट पे जाकर स्टडी नहीं, की? मैंने नहीं study अच्छा, की। बहुत बड़ी सिंपल सी बात है, पीआर की एक वेबसाइट है pr.gov.in, आप उस पर जाएं, सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। अच्छा। उनमें 10 कैटेगरीज हैं, ठीक है। आपने पहले तो ये पिक करना आप कौन सी कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं, Right. ठीक है। कुछ कैटेगरीज है उसमें जो आप 1,000 लें, आप 1 साल की पीआर ले लें, आपको कुछ भी ना आता हो, पढ़े लिखे भी ना हो, ठीक है। क्या रिक्वायरमेंट हुई इसके लिए? कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। एक पीआर की कैटेगरी में 400,000 की इन्वेस्टमेंट करें, आपको पीआर मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें एक कैटेगरी है जो स्किल्ड कैटेगरी है। स्किल कैटेगरी का मतलब कि आप अगर कोई एक खास स्पेसिफिक स्किल के बंदे, एआई, आईटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब उसमें आती है, वो स्किल के बंदे हैं, और आपकी सैलरी आई थिंक 30,000 या 35,000 रियाल पर मंथ से ज़्यादा है, तो आप उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग जो जिनको ये पीआर मिल रही है, एक्सपर्ट की बात कर रहा हूँ, उनको उस कैटेगरी में मिल रही है। ठीक है। जी। कभी आपने फील किया कि यार मैंने 23 साल यहाँ सौदी अरेबिया के अंदर गुजार दिए, मुझे कहीं और मूव कर जाना चाहिए था? फील नहीं किया मैंने, ये रियलाइज भी किया था और मैंने कोशिश भी की थी। ठीक है। आई थिंक हमने पॉडकास्ट से बाहर ये डिस्कशन किया था। तो मैं मास्टर्स के मेरे बहुत सारे बैचमेट्स यूएस में भी हैं, कनाडा में भी हैं, यूरोप साइड पे भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी हैं, तो हमारे आपस में हम लोग टच हैं, तो डिस्कशन होता रहता है। तो मुझे बहुत इंकरेजमेंट उनकी तरफ से मिली कि भाई आपके पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी आ गया, सर्टिफिकेशंस भी हैं, आप आ जाओ हमारे पास, किसी भी कंट्री में आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, और ये कंट्रीज बेहतर भी है। तो दो पर्सपेक्टिव थे मेरे ये डिसीजन बहुत डिले करने का। पहला पर्सपेक्टिव तो ये था कि मैं अपने पेरेंट्स से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता था, ठीक है। तो सऊदी अरब पाकिस्तान से 3 घंटे की फ़्लाइट है, आपको पता है। आप कोई भी और डेस्टिनेशन ले लें, आपका टाइम इंक्रीज होता रहता है, एक ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। दूसरा मक्का मदीना का एलिमेंट कि आपका यहाँ पे दुनियावी लिहाज से भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, दीनी लिहाज से भी आप हज भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 हज किए हैं, और उम्रे तो मुझे याद भी नहीं कितने किए, तो ये आपको बेनिफिट कहीं और नहीं है किसी कंट्री में, ठीक है। तीसरा ये था कि कल्चर, यहाँ जो कल्चरल वैल्यूज है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। और मैं क्योंकि न्यूली मैरिड था, यहाँ आने के बाद में 1-1.5 साल बाद ही मेरी शादी हो गई थी, तो मुझे ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए था, कल्चर चाहिए था, जहाँ मैं अपने बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग कर सकूँ। राइट। तो मेरे लिहाज से जो बाकी कंट्री से जब उनसे मैंने कंपेयर किया, तो मुझे कोई भी कंट्री सऊदी अरेबिया से मैच करती हुई नहीं लगी, ठीक है। इवन मैंने बहरीन और यूएई को भी एवेल्युएट किया, लेकिन फिर वहाँ भी कल्चरल वैल्यूज फैमिली के लिहाज से जो है ना, मुझे ऐसी नहीं लगी। घूमने फिरने के लिए और जॉब के लिए टेम्परेरी तौर पे जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है दोनों। मैं रेकमेंड करूँगा, सबको जाना चाहिए, लेकिन जाके फैमिली के साथ सेटल होना मैं नहीं करूँगा, हो सकता है दूसरे लोग डिफरेंट डिसीजन लें। ठीक है। आपने 23 इयर्स अपनी मतलब कि आईटी इंडस्ट्री के अंदर गुजार दी हैं जी। डू यू फील कि यार अब मेरी जो एज हो गई है, जो मेरे पास नॉलेज है, अब वो मुझे कुछ वैल्यू ऐड करनी चाहिए दूसरों के लिए? आप कुछ ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए देखिए हर इंसान को मैं समझता हूँ कि जब वो कुछ लेता है तो उसको कुछ देना भी चाहिए, Right. ठीक है। तो पहले तो देखिए आपकी पर्सनल ग्रोथ तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना पर्सनल ग्रो करें, आपका राइट है, आपने एफर्ट डाली है, आपने अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट की है, पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन यू हैव टू गिव बैक टू योर प्रोफेशन। तो मैं ये चीज़ थ्रू आउट अपने कैरियर में करता आ रहा हूँ, मैंने बहुत से लोगों को मेंटर किया है। अच्छा, पिछली पॉडकास्ट में मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल गया था। आपने अगर सक्सेसफुल होना है ना, आपको 2 से 3 मेंटर्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, जो आपकी फील्ड से, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, और आपको उनको फॉलो करना है, ठीक है। देखिए हम कोई चीज़ न्यू क्यों इन्वेंट करें, ठीक है। अगर कोई उस फील्ड में, उस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं, हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, बजाय कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूं खुद अपने एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। अब देखिए, अब जिस तरह ये हमारी पॉडकास्ट है 1 घंटे की, अब इस पे जो आपको मैं बता रहा हूँ, मेरी 23 साल की लर्निंग का निचोड़ है, राइट, ठीक है। तो जो बंदा इस पॉडकास्ट को देख के सीखेगा, वो चीज़ें मैंने 23 साल में सीखी, राइट, ठीक है। तो अब अगर कोई मुझे एज अ मेंटर लेता है, तो मेरी लर्निंग से सीख सकता है ना, कि जो काम मैंने अच्छे किए। अब जैसा मेरा मेंटर, पहले मेंटर मेरे वाले साहब थे, तो मैंने उनको क्यों मेंटर लिया, क्योंकि मैं ग्रो अप होते हुए उनको देख रहा था, तो मैंने उनसे सीखा उन्होंने क्या अच्छी चीज़ें की और क्या उनसे गलतियां हुई। तो जो अच्छी चीज़ें की मैंने उनको यूज़ किया, जो चीज़ें उनसे मैं समझता हूँ कि गलतियां हुई या उन्होंने सही तरह से नहीं की, उन चीज़ों को मैंने डिफरेंट तरीके से किया, ठीक है। तो यही काम होता है मेंटर का, राइट, कि आपको ये नहीं करता हूँ मेंटर कि आपको जॉब दिलवा दे या आपकी सैलरी बढ़वा दे, नहीं, आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें मेंटर से आप ये, बल्कि आप उसको ज़्यादा डिस्टर्ब भी ना करें, ठीक है। लेकिन मेंटर आपकी लाइफ में होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आप उससे सीखें,
सीखेंगे किस सेंस में, इस सेंस में कि आप उसकी लाइफ को स्टडी करें। आप एक किसी बंदे की बायोग्राफी पढ़ लें, आप उसको भी एज अ मेंटर ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बायोग्राफी में दोनों एलिमेंट्स होंगे कि क्या चीज़ उसने की जो सक्सेसफुल थी, क्या चीज़ें की जिससे उसको अनसक्सेस मिली। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो मेंटर बहुत ज़रूरी आपकी लाइफ में होना चाहिए। अच्छा, लाइफ में कभी एक ऐसा फेज आ जाता है, बंदा सोचता है कि यार अब जॉब नहीं करनी, बिल्कुल, अब मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, जी, दिस इज द राइट डिसीजन और नॉट? हाँ, बिल्कुल राइट डिसीजन है। देखिए, मैंने आपकी एक पॉडकास्ट में एक बार किसी साहब ने, मेरा नाम भूल गया कि उन्होंने ये लफ्ज़ दिया था, सैलरी एक नशा है। बिल्कुल ऐसी है। तो सैलरी वाले बंदे के लिए ना जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। ठीक है, लेकिन मैं इनकरेज करूँगा हर एक को करना चाहिए, लेकिन प्रिपेयर होके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अभी बड़ी मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे हैं और आप फौरन जॉब छोड़ दें। ठीक है, बिजनेस करने के लिए, तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लानिंग के साथ करें। ये चीज़ आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाती है, प्लानिंग। ठीक है, आप प्लानिंग के साथ जाएं, आप अपना 2 से 3 साल का अपना एक्सपेंसेस भी मेंटेन कर लें और आप बिजनेस के लिए एक अलग अमाउंट एलोकेट कर लें, फिर आप बिजनेस ट्राई करें। अगर 2-3 साल, देखिए बिजनेस वाले के लिए क्या बेनिफिट होता है कि एक दफ़ा की एफर्ट है, अगर आपने एफर्ट की और वो बिजनेस क्लिक कर गया तो फिर आपकी सेकंड थर्ड जनरेशन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो उसी बिजनेस को सस्टेन करेगी, दैट्स इट। लेकिन सैलरी वाले को क्या है कि आपको हर दिन ऑफिस में जाना है, नहीं जाएंगे आपकी सैलरी नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, लेकिन जो ये कंफर्ट होती है ना हमारे जहन में कि भाई हमें एट द एंड ऑफ द ये फिक्स अमाउंट मिलनी है, ये बिजनेस में नहीं होती। बिल्कुल, और बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। तो अगर आप रिस्क टेकर है तो देखिए कुछ पैरामीटर्स आ गए अगेन, सही है। पहला पैरामीटर, आपके पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि आप आराम से अपना लाइफस्टाइल सस्टेन कर सकें, साथ साथ आप बिजनेस का एक्सपेरिमेंट कर सकें, पहली चीज। दूसरी चीज, आप रिस्क टेकर होने चाहिए। अगर आप रिस्क टेकर नहीं है, आप सेफ गेम खेलते हैं, तो आपको बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपके पास बिजनेस के लिए ऐसे आइडिया होना चाहिए जिसको आप एग्जीक्यूट कर सकें। राइट। और वो आइडिया यूनिक हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यूनिक नहीं भी है तो एटलीस्ट वो आइडिया इस कंट्री में ना हो। जिस तरह मैं बहुत से लोग बहुत सक्सेसफुल बिजनेसेस कर रहे हैं सिर्फ इस चीज पे कि वो कॉपी कर रहे हैं, ये चीज यूएस में हो रही है लेकिन केसे में नहीं हो रही, वही चीज यूएस से केसे में ले आते हैं, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस हो जाता है। राइट, ठीक है, आप अलबेक की एग्जांपल ले लें। अलबेक क्या चीज कर रहा है जो केएफसी नहीं कर रहा? बिल्कुल ऐसी है, वही चीज कर रहा है, लेकिन बस क्योंकि वो पहले से है, केएफसी के से पहले अलबेक है, केएफसी बाद में है। नहीं, केएफसी पहले, नहीं केएफसी पुराना नहीं, वैसे वो है, लेकिन अगर मैं यहाँ के इरा को देखूँ ना, यहाँ केएसए के अंदर, तो वो अलबेक केएफसी से नहीं, केएफसी की हिस्ट्री ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलबेक ने केएफसी को कॉपी किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप दोनों को कंपेयर करें ना, दोनों की डिशेस भी सेम है, आइटम्स भी सेम है, ऑलमोस्ट टेस्ट भी सेम है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बिजनेस मॉडल तो आप कहेंगे ना सेम है। अच्छा, यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं गलत हूँ, रियाद के अंदर केएफसी पहले आया, अलबेक बाद में आया। ठीक है, हम इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कंपैरिजन के लिए। देखिए, तो इस तरह से बहुत सारे बिजनेसेस हैं। ठीक है, कोई आप देखें, आप आइडेंटिफाई करें ऐसी रिक्वायरमेंट जो यूएस में फुलफिल हो रही है लेकिन यहाँ इस मार्केट में वो गैप है, आप वो चीज लाके इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक है, एज अ इंटरव्यूअर आप क्या देखते हो इंटरव्यू लेते हुए बच्चे के अंदर? यार अगर मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर किसी को हायर कर रहा हूँ तो इन सेंस आप क्या देखोगे इसके अंदर? देखिए, जब हम इंटरव्यू किसी जॉब के लिए लेते हैं तो पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो बनाया है, ठीक है, तो वो हम इंटरव्यू से पहले ही कर लेते हैं होमवर्क अपना, कि हम उस बंदे की सीवी, प्रोफाइल और जॉब डिस्क्रिप्शन साथ रख के कंपेयर करते हैं कि भाई ये किस हद तक जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है। अब आप एआई टूल्स आ गए, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों चीज़ें फीड कर दें, जॉब डिस्क्रिप्शन फीड कर दें, सीवी भी फीड कर दें, ये आपको ऑटोमेटिकली बता देता। पहले एक मैनुअल होता था कि ये प्रोफाइल किस हद तक मैच करती है जॉब डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, पहला तो ये एस्पेक्ट होता है। दूसरा एस्पेक्ट होता है, जैसा मैंने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, हम ये देखते हैं इसमें कितने लोग जो है वो ऑन मेरिट आ रहे हैं और कितने लोग जो है वो हमारे रेफरेंस के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी प्रेफरेंस रेफरेंस वाली की होती है। क्यों? क्योंकि आपको एक टच पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, मेरे पास 2 लोग हैं, प्रोफाइल्स हैं, एक प्रोफाइल नईम के रेफरेंस है, एक प्रोफाइल डायरेक्टली आई है लिंक्डइन के थ्रू। मेरी जनरल टेंडेंसी एज ए ह्यूमन बीइंग होगी कि वो मैं जानता हूँ नईम एक अच्छा बंदा ज़ाहिर है वो किसी अच्छे बंदे को सजेस्ट करेगा, रेफर करेगा, ठीक है, तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, तो एक ये चीज प्रेफरेंस होती है।
तीसरी चीज़ है कि कोई भी प्रोफाइल या कोई भी ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। Right. हम जब इंटरव्यू लेते हैं, हम पहली चीज़ तो ये क्वालिफाई करते हैं कि जो कुछ उसने सीवी में लिखा है क्या ये सब इसको आता है उस इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये देखें कि कुछ आप जो आता है वो लिखे, जो नहीं आता मत लिखे। ठीक है। लोग सब कुछ भर देते हैं, ठीक है, ये गलत करते हैं। कई हमने आज चीज़ हमें पता चल गई, जो बंदा नहीं एड्रेस कर पा रहा तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब 2-3 चीज़ें ऐसी हो जाए तो फिर हमें डाउट हो जाता है कि भाई इसने जो लिखा है इसको ये नहीं आता, ठीक है। और अगर इंटरव्यूअर एक्सपीरियंस है तो वो समझ जाता है इस चीज़ को। 23 साल में इतने इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ कि मैं ये चीज़ें समझता हूँ, इतने इंटरव्यूज़ ले भी चुका हूँ। तीसरी चीज़ ये हो गई कि हम ये देखते हैं, पहला जेडी से कंपैरिजन सीवी का, दूसरा क्या रेफरेंस है या नहीं, तीसरा कि ये चीज़ें सीवी में जो है आती है या नहीं आती। चौथी चीज़ हम ये देखते हैं कि इस बंदे ने अब तक जो सीखा है वो किस तरह से सीखा है, मेथड क्या था सीखने का, मतलब कितनी उसकी लाइफ में सक्सेस स्टोरीज हैं, कितनी फेलियर्स हैं, और उन सक्सेस और फेलियर्स उसने क्या सीखा है, उसने इसकी पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट किया है, ये हम गेज करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन से। अब स्ट्रेंथ है वीकनेस वाला क्वेश्चन बड़ा आउट ऑफ डेट हो गया, ठीक है, तो हम वो सिनेरियोज देके वो चीज़ें गेज करते हैं, ठीक है। और सबसे आखिरी चीज़ जो है वो ये कि डिज़ायर फॉर लर्निंग। हम ये देखते हैं कि भले इस बंदे को हमें 10 चीज़ें चाहिए, 10 में इसको 6 चीज़ें आती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि इस बंदे में वो ड्राइव, वो स्पार्क है कि ये बाकी चीज़ें लर्न कर सकता है, राइट, ठीक है। ये फिर मैं वापस आऊँगा अपनी सर्टिफिकेशन के पॉइंट पे। सर्टिफिकेशन अगर आप कंटिन्यूस कर लें तो ये चीज़ क्या प्रूव करती है कि आपके अंदर एक स्पार्क है लर्निंग का, राइट। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं 20-20, 30-30 साल, 25-25 साल के एक्सपीरियंस से एक सर्टिफिकेशन नहीं है, तो उनसे एक चीज़ तो आपको ये समझ में आती है ना कि ये लर्न नहीं करना चाहते, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें, आपका कितना एक्सपीरियंस है, कितनी सर्टिफिकेशन हो, देखिए बहुत सारी लर्निंग कब होते हैं। पहला आपने ऑर्गेनाइजेशन को सीखना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन तो आपके लिए नहीं है ना, आपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझना है, सीखना है, लर्न करना है। दूसरा, फिर आपने अपने रोल के बारे में लर्न करना है। आप भले एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर हो, लेकिन जो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है वो हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होता है, आपने वो लर्न करना है। तो आपके लर्निंग की ना एक डिज़ायर होनी चाहिए, और ये सिर्फ आपके अंदर होनी नहीं चाहिए, ये आपको ट्रांसफर करना भी आना चाहिए। तो आप ये कैसे बताते हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो ये 4-5 पॉइंटर्स हैं, अगर आप ख्याल रखें तो आप इंटरव्यूज अच्छे डील कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एआई को कैसे यूज़ कर रहे हो? एआई को देखें, लाइक ऐसे एआई की अभी भी हाइप बहुत ज़्यादा है। सेम गोज फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एआई की बहुत हाइप है, लेकिन जब हम एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअली इसको यूज़ करने लगते हैं तो उसकी एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है अभी भी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहली चीज़ जो एआई हमारे लिए कर सकती है वो ये कि हमें रिस्क प्रेडिक्ट कर सकती है। रिस्क क्या होते हैं, वो इवेंट्स जो अभी हुए नहीं है, जो फ्यूचर में होंगे, ठीक है। तो हम एआई में डाटा फीड करते हैं और हम उसे कहते हैं कि बताएं कि भाई इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप क्या रिस्क देखती हो इन फ्यूचर। तो एआई हमें रिस्क बता सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं कि मिटिगेशन भी बताओ कि अगर ये रिस्क है इसकी मिटिगेशन क्या है। तो एक तो इस चीज़ में एआई बहुत हेल्प करती है। दूसरी जो एआई की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। हम एआई को बता देते हैं डिटेल्स की, ये प्रोजेक्ट है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज, हम कैसे इन रिसोर्सेज को बेस्ट ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। तो आपके पास 10 टीम मेंबर्स हैं, किसी के पास 10 टास्क हैं, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 50 हैं, तो एआई इसमें बहुत अच्छी हमें हेल्प करती है। पहले हम ये काम मैनुअली करते थे, अब एआई के थ्रू फास्टर हो जाता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट। और थर्ड जो एप्लीकेशन एआई की बहुत अच्छी है वो है हमारी रिपोर्टिंग। रिपोर्ट्स पहले हमारा बहुत टाइम लेती थी, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स, अब एक क्लिक पे हो जाता है काम, ठीक है। तब लेकिन मैटर ये करता है कि आप टूल जो है ना वो ऐसा चूज करें जिसमें आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। वो कौन सा यूज़ करते हो? देखिए मैंने बहुत से टूल्स ट्राई किए, मेरी रिकमेंडेशन है आसाना, ठीक है, ASANA, ठीक है। फ्री अवेलेबल है, लोग यूटिलाइज कर सकते हैं ट्रायल बेसिस पे, लेकिन बाद में उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। वेरी गुड टूल, हम जो अभी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन उसमें ये यूज़ कर रहे हैं। हमारी कुछ रिपोर्ट्स थी जो मैनेजमेंट को जाती थी वीकली बेसिस पे, कुछ क्वार्टरली बेसिस पे, कुछ मंथली बेसिस पे। हर रिपोर्ट की डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन था, कुछ को 3 घंटे लगते थे, कुछ को 3 दिन लगते थे बनाने में। अब वही टाइम आपका 3 मिनट, 6 मिनट्स, 10 मिनट्स का हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक आई हैव कवर ऑल द क्वेश्चंस। अब बाकी लोगों को भी पता चल गया होगा कि एक्चुअली बशारत है कौन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच। बाकी है कि अगर आप कोई लास्ट एडवाइस देना चाहें यूथ को। देखिए मेरी सिर्फ एक एडवाइस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं, जनरल एडवाइस है लोगों को कि सक्सेस आपके पास आएगी, आज नहीं तो कल।
किसी के पास जल्दी आती है, किसी के पास लेट आती है, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन आप कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। वही 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव मेरा, पहली चीज़ अपनी हेल्थ पे सेक्रीफाइस ना करें कभी भी, ठीक है। मैं ऑडियंस के लिए कहूँगा, हेल्थ पे सेक्रीफाइस ना करें, अपने हेल्थ के लिए प्रॉपर टाइम रखें, ठीक है। जो मैं निगलेक्ट करता रहा हूँ और मैं उस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ। दूसरी चीज़ फैमिली वैल्यूज़, अपनी चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट जॉब है, कितनी सक्सेस क्रिएट कर रही है, कितनी मनी जनरेट कर रही है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कुछ अरसे तक तो ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकते। सो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ जो मैंने बहुत देर से सीखी वो ये कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स, जो भी आपकी अर्निंग्स है, उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से आपकी पैसिव इनकम जनरेट हो, रिकरिंग इनकम जनरेट हो। राइट। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज़मीन ना लें, आप बना हुआ घर लें। क्यों? ज़मीन ले ली आपने, वो आपको मंथली बेसिस पे कुछ नहीं देगी। घर लिया, आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं, आपको रेंटल का शुरू हो जाएगी। राइट। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे करें, ज़मीन में भी इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन सारी इन्वेस्टमेंट ज़मीन में ना कर दें। राइट। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सबको ये नहीं कह रहा कि जाके घर या ज़मीनें ले लें। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। Right. इन्वेस्टमेंट ऐसी करें जो आपके लिए रिकरिंग इनकम जनरेट करे। क्योंकि आपके पास जितनी भी सेविंग्स है, अगर आप उसको यूज करते रहेंगे, वो एक पॉइंट पे खत्म हो जाएगी। रिकरिंग इनकम ऐसी होती है जो आपके साथ साथ चलती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपने ये 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है अपने कैरियर में, तो आप इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। Okay, thank you so much. Thank you so much for your time. जज़ाकल्लाह खैर फॉर हैविंग मी, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच।